नर पिशाचनी और राजकुमार। बहुत समय पहले की बात है। सुंदर नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज करता था। यथा नाम तथा रूप सुंदर नगरी धन धान्य तथा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण थी। राजा सुकेतु भी वीर, दानी, दयालु और धर्मपरायण था। उसका यश दूर दूर तक फैला हुआ था। एक दिन एक नर पिशाचनी सुंदर नगरी से होकर गुजर रही थी। सुंदर नगरी की सुंदरता पर मुग्ध होकर उसने वहीं अपना घर बसाने का निश्चय किया। अब वह तरह तरह के रूप बदलकर नगर में विचरण करने लगी। कभी बाल क्षण वेश में बालकों के साथ खेलती तो कभी सुंदर स्त्री के शल वेश में नगर की अन्य स्त्रियों के साथ पानी भरने जाती। उसने कुछ दिन ऐसे ही शल वेश और शल नाम से नगर में अपनी पहचान बना ली। उसने अपनी मायावी ताकत से अपना घर और परिवार खड़ा कर लिया। सबका विश्वास जीत लेने के बाद उसने अपना काम करना शुरू किया। अब नर पिशाचनी प्रतिदिन एक बालक का भक्षण करने लगी। धीरे धीरे बालकों के गायब होने का समाचार जब महाराज तक पहुंचा तो उन्होंने सैनिकों की एक टुकड़ी इसकी खोजबीन करने के लिए लगा दी। सैनिकों ने दिन रात भाग दौड़ करके पर्वत, नदियां, वन, गुफाएं और नगर सब खोज डाले, किंतु उन्हें कहीं भी लापता बच्चों की कोई निशानी तक नहीं मिली। थक हार कर वे महाराज के समक्ष उपस्थित हुए। समस्या की गंभीरता को देखते हुए महाराज ने संपूर्ण नगर में घोषणा करवा दी, कोई भी नगरवासी अपने बच्चों को बाहर न निकलने दे। यह घोषणा होते ही संपूर्ण नगर में प्रत्येक घर के द्वार बंद रहने लगे। अब नर पिशाचिनी के आहार में कमी आई। वह प्रतिदिन भोजन की ताक में निकलती, किंतु एक भी बालक उसे यहाँ वहां दिखाई नहीं देता। अब वह किसी अच्छे अवसर की तलाश में भूखी रहने लगी। राजा सुकेतु ने इस भारी विपदा से निपटने के लिए नगर के सभी बुद्धिमान विद्वानों की सभा बुलाई। सबने बहुत विचार विमर्श किया, किंतु किसी के पास कोई कारगर योजना नहीं थी। सब चुप्पी साधे बैठे थे। अचानक एक बूढ़ा आदमी दौड़ते हुए सभा में प्रविष्ट हुआ और महाराज से बोला, महाराज की आज्ञा हो तो मेरे पास एक योजना है। महाराज सुकेतु ने सहमति जताते हुए कहा, कहो क्या योजना है? बूढ़ा आदमी बोला, महाराज, यदि हम किसी निश्चित स्थान पर कुछ बच्चों को अकेला छोड़कर अज्ञात रूप से उसकी निगरानी करें तो वह बाल भक्षक जरूर पकड़ा जाएगा। महाराज को बूढ़े की बात पसंद आ गई, किंतु कोई भी अपने बच्चे को अकेला छोड़ने को तैयार न था। अंततः महाराज ने अपनी प्रजा का हित देखते हुए स्वयं अपने बेटे राजकुमार चंचल को अकेला नगर से बाहर छोड़ने का आदेश दे दिया। जैसा नाम वैसे लक्षण। राजकुमार चंचल राजमहल से निकलते ही दौड़ने लगा। जिसे देखता उसका अनुकरण करने लगता। बेचारे सैनिक भी राजकुमार का पीछा करते करते थक गए। बहुत दौड़ने के कारण उनका गला प्यास से सूखा जा रहा था, अतः वे एक कुएं से पानी पीने के लिए रुक गए। राजकुमार तो पहली बार बाहर निकला था, अतः नगर की सुंदरता को निहारते निहारते दौड़ता चला जा रहा था। संयोग से सामने से नर पिशाचनी आ रही थी। राजकुमार को अपनी ओर आता देख पिशाचनी के मुंह में पानी आ गया। बड़े दिनों से जल रही थी शुदा की आग के शांत होने की कल्पना कर पिशाचनी बड़ी खुश हो रही थी। किसी को आसपास न देख पिशाचनी ने राजकुमार को कुछ खिलौने दिए। राजकुमार ने और खिलौने मांगे तो पिशाचनी ने उसे अपने साथ चलने को कहा। राजकुमार ने और खिलौने मांगे तो पिशाचनी ने उसे अपने साथ चलने को कहा। राजकुमार उस सुंदरी का शलभेषधारी पिशाचनी के साथ चल दिए। किसी अनजान औरत के साथ राजकुमार को जाता देख सैनिकों ने पीछा किया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद पिशाचनी अपनी मायावी शक्ति से गायब हो गई। पिशाचनी ने अपने घर पहुंचकर राजकुमार को चूल्हे के पास बिठा दिया। आग सुलगा, लकड़ियां डाल व मांस पकाने का बर्तन लेने चली गई। इधर राजकुमार का स्वभाव चंचल था।
इधर राजकुमार स्वभाव से चंचल था। उसने एक जली हुई लकड़ी उठाई और दे मारी छत पर। दूसरी जलती हुई लकड़ी उठाई और लकड़ियों के बड़े गट्ठर पर फेंक दी। अब तीसरी लकड़ी लेकर वह बर्तन धो रही पिशाचिनी के पीछे जा खड़ा हुआ। तब पिशाचिनी अपने असली रूप में बैठी थी। जैसे ही उसने राजकुमार की ओर देखा, डरते हुए राजकुमार ने वह जलती हुई लकड़ी उसके सिर पे दे मारी। पिशाचिनी का सिर जलने लगा। हड़बड़ाहट में उसने पानी का घड़ा भी फोड़ दिया। अब घर में कहीं पानी नहीं और पूरा घर जल रहा था। इधर सैनिकों को एक छत से धुआं उठता दिखाई दिया। सैनिक तुरंत दौड़कर वहां गए तो पागलों की तरह दौड़ती हुई पिशाचिनी के सामने राजकुमार चंचल को खड़ा देखा। उन्होंने तुरंत पिशाचिनी को बंदी बना लिया। इस तरह राजा की कर्तव्यपरायणता और राजकुमार की चंचलता ने संपूर्ण प्रजा को उस पिशाचिनी के आतंक से मुक्त कर दिया। रात के 2 बज रहे थे। जोरों की बारिश हो रही थी। घना अंधेरा था। बादल रह रह कर गरज रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर पर बिजली चमकती तो आसपास की चीजें दिखाई पड़ती थी, अन्यथा हाथ को हाथ दिखना भी मुश्किल लग रहा था। झारखंड के घाटशिला स्टेशन के बाहर रामदीन अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतजार कर रहा था। इस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद कम थी, फिर भी हो सकता था कि कुछ देर बाद आने वाली ट्रेन से कोई सवारी आ जाए। करीब 1 घंटे बाद ट्रेन आई। थोड़ी देर बाद बिजली चमकने पर एक 18-19 वर्ष की मॉडर्न सी लड़की कंधे पर एक बैग लटकाए हुए बाहर निकलती दिखी। वह सीधे उसके ऑटो के पास पहुंची और मुसावनी चलने को कहा। रामदीन ने कहा कि रात का वक्त है, इसलिए वहां चलने पर 500 रुपए लूंगा, नहीं तो 2-4 घंटे का इंतजार कर लीजिए, सुबह 100 रुपए में ले चलूंगा। लड़की बोली, अभी 200 रुपए रखो, बाकी वहां पहुंच कर दूंगी, और ऑटो में बैठ गई। रामदीन ने ऑटो बढ़ा दिया। करीब आधा घंटे बाद वह गंतव्य तक पहुंचा। एक मकान के बाहर लड़की ने गाड़ी रुकवाई और घर से पैसे लेने की बात कहकर अंदर चली गई। काफी देर तक वह नहीं लौटी तो रामदीन अकेले बैठा बैठा परेशान हो गया। उसने घर का दरवाजा खटखटाया। काफी देर बाद एक बूढ़े ने आंखें मलते हुए दरवाजा खोला। उसने पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को किस लिए आए हो? रामदीन बोला, जो मेम साहब थोड़ी देर पहले आई है ना, उन्होंने मेरा पूरा भाड़ा नहीं दिया है। बूढ़े ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। बोला, यहाँ तो कोई मेम साहब नहीं रहती, मैं अकेला रहता हूँ। रामदीन की नजर एक फोटो पर पड़ी और उसने कहा, यही मेम साहब तो आई थी, उन्हें स्टेशन से लेकर आया हूँ। बूढ़े ने उसे आश्चर्य से देखा, फिर बोला, इस लड़की को मरे 8 साल हो गए, देखो फोटो पर माला डला हुआ है, ये मेरी पोती थी, ये कैसे आ सकती है? रामदीन के होश उड़ गए। वह चुपचाप अपने ऑटो के पास पहुंचा। उसने देखा कि सीट पर 100-100 के 3 नोट रखे थे। उसने नोट जेब में रखा और वहां से बेतहाशा भागा। उस दिन से उसने रात में ऑटो चलाना छोड़ दिया। काली डायन। ये कहानी एक डायन की है। काली डायन इस कहानी का नाम है। दोस्तों, मैंने ये कहानी बनाकर नहीं लिखी। ये कहानी एक सचमुच की घटना है जो कि मैंने अपनी दादी से सुनी है और बहुत पुरानी है। कुछ लोगों का मानना है कि भूतों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। आप लोग जानते हैं भगवान का अस्तित्व होता है, तो भूतों का क्यों नहीं? सभी ने रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में पढ़ा है या किसी न किसी से सुना होगा कि भगवान जब इस धरती पर थे तब भी भूत पिशाच हुआ करते थे। भगवान निराकार है। निराकार का अर्थ होता है जिसका कोई आकार नहीं होता। जो लोग जिस रूप में भगवान को पूजते हैं, भगवान उसी रूप में उसे दिखाई देते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय। और समय व्यर्थ ना करते हुए मैं आपको अपनी कहानी की ओर ले चलता हूँ। बहुत पुरानी बात है, जब पानी के ज्यादा साधन नहीं हुआ करते थे, लोग बावड़ी, तालाब आदि से पानी पिया करते थे। तो ये कहानी भी एक तालाब की है जो कि उस काली डायन के जादू से अमृत से जहर बन गया था। ये डायन कैसे बनी, कैसे इस तालाब का पानी विष बन गया, मैं ये कहानी आपको बताता हूँ। एक गांव में एक औरत के कोई बच्चा नहीं था।
वो औरत गांव के मुखिया की पत्नी थी। उसके शादी को काफी समय हो गया था। सब लोग उसे बांझ कहा करते थे। सारे गांव वाले उसका मुंह भी नहीं देखना चाहते थे। कहते थे कि इसका मुंह देख लिया तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा। पर मुखिया की पत्नी थी, इसलिए लोग थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करते थे। एक दिन गांव में एक फकीर बाबा भिक्षा मांगते हुए आ पहुंचता है, तो वह बातों ही बातों में उसका हाथ देखने लग जाता है और कहता है, आपको बच्चा नहीं है ना? वो बोली, आपको कैसे पता चला? वह बोला, हम हस्तरेखा में निपुण हैं और हाथ देखकर ये बता सकते हैं कि क्या होने वाला है, क्या होगा। वह बोली, अच्छा तो ये बताओ कि मेरे बच्चा कब होगा? तब उसने कहा, आपको भगवान ने बच्चा तो नहीं दिया, पर एक रास्ता बताता हूँ, वह सुनो। अमावस्या की रात को किसी एक ऐसे लड़के की बलि पीपल के पेड़ के नीचे दो जो अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र हो, और उसके खून से अपने बाल धोना। फिर कहना, ऐ प्यासी आत्माओं, ये बलि मेरी तरफ से स्वीकार करो और मुझे एक पुत्र दे दो। एक लोटे में उस कुएं का पानी भरकर उसमें उसके शरीर की 2 बूंद मिलाकर खुद पी लेना और उस लड़के के सिर के बाल अपनी साड़ी की गांठ में बांध कर रखना, तो तुम्हें अवश्य एक पुत्र पैदा होगा। इतना कहकर वह वहां से भिक्षा लेकर चला गया। उस दिन के ठीक 3 दिन बाद अमावस्या थी। उस औरत ने वही किया जो उस बाबा ने बताया था। उसने अपनी देवरानी के लड़के की बलि दे दी और खून की 2 बूंद पानी में मिलाकर खुद पी लिया और उसके सिर के कुछ बाल को काटकर अपनी गांठ में बांध लिया और बिना पीछे मुड़े अपने घर आ गई। सुबह गांव वालों को पता चला कि मुखिया के भाई के बेटे को किसी ने मार कर वहां फेंक दिया है, और बिना पीछे मुड़े अपने घर आ गई। सुबह गांव वालों को पता चला कि मुखिया के भाई के बेटे को किसी ने मार कर वहां फेंक रखा है। जब यह बात मुखिया और उसके भाई ने सुनी तो वे नंगे पैर दौड़ पड़े। धीरे धीरे सारा गांव इकट्ठा हो गया। उस लड़के की मां का रो रो कर बुरा हाल था। तब किसी व्यक्ति ने हिम्मत जुटाकर उसके सिर को धड़ से जोड़ा और उसे नदी में बहाने की सलाह दी। वैसा ही किया गया। लोगों ने उस लाश को पानी में बहा दिया। सब लोग यही कह रहे थे, किसने किया, ये सब कैसे हुआ। सब लोगों के लिए ये घटना चिंता का विषय बन गई। जब मुखिया घर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी तो पकवान बना रही थी। जब मुखिया घर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी तो पकवान बना रही थी। वह बड़ी खुश नजर आ रही थी। मुखिया ने क्रोध में कहा, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि हमारे भाई का बेटा मर गया है? वह पहले ऐसी नजरों से देखी जैसे कि उसे मार ही डालेगी। फिर कहने लगी, लड़का उसका मरा है, मेरा नहीं, मैं क्यों शोक मनाऊं? और हंसने लगी और कहने लगी, तुम पागल हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम्हारे भी एक पुत्र आने वाला है। ये जानकर तुम्हें और खुशी होगी कि वह इस जायदाद का अकेला वारिस होगा। वह फिर ऐसे ही हंसी कि ये देखकर मुखिया से रहा नहीं गया। उसे जान से मारने के लिए तलवार उठाने चला गया। वह अंदर तलवार ढूंढ ही रहा था पर तलवार नहीं मिली। जब वह पत्नी के बेड के पास पहुंचा तो क्या देखता है कि सारे कपड़े खून से लथपथ हैं और तलवार भी वहीं पड़ी है और उस पर खून लगा है। वह यह सब देखकर समझ गया कि ये सब इसने पुत्र प्राप्ति के लिए बलि दी है। उसने उसे मारने का विचार बनाया कि मैं अभी इसको मार दूंगा तो सब लोग मुझे गलत समझेंगे, और वो वहां से चला गया। उस दिन से गांव में ऐसी घटना होने लगी, किसी की भैंस मर गई, किसी ने उसे मार डाला और उसके शरीर के अंग इधर उधर फैले पड़े जैसे किसी ने उसे नोच नोच कर खाया हो। तो किसी दिन किसी का कुत्ता, बछड़ा, तो किसी की बकरी मर गई। उसी तरीके से मर रही थी जिस तरीके से भैंस को किसी ने मारा था। ऐसी घटना से सारा गांव परेशान था। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। एक दिन की बात है, मुखिया रात को अपने गेट के पास सोया हुआ था। आधी रात के समय उसे गेट खुलने की आवाज आई। वह जाग गया। उसने देखा एक औरत बाल बिखरे हुए आधी रात को बाहर चली जा रही है। देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे उसको कोई खींच कर ले जा रहा है। भादो यानी कि अगस्त की काली रात थी। चारों तरफ से आवाजें आ रही थी, कहीं सियार तो कहीं कुत्ते भौंकते। ऐसा लग रहा था उसे कि जैसे ये रात जाने क्या कयामत ढाएगी।
अचानक उसे एक गाय के बछड़े के रमाने की आवाज आई। वह समझ गया, हो ना हो यही सारे गांव की बर्बादी का कारण है। मुखिया के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं चलकर देखूं कि ये कहां जाती है। वह उठकर चल दिया। उसने आगे चल के क्या देखा कि पड़ोसी के गाय के बछड़े का कटा हुआ मुंड पड़ा है और उसके धड़ को वह औरत खींचकर पीपल की तरफ ले जा रही है। ले जाकर उसने वही शब्द दोहराया, ये लो प्यासी आत्माओं, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूं। मुखिया ये सब नीम के पेड़ से छुपकर देख रहा था। एकदम वह क्या देखता है कि 4 काली छाया वहां प्रकट होती है। देखते ही देखते वह ऐसे भयानक शरीर में बदल गई कि उसे देखकर उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। उनके ये बड़े बड़े दांत, लाल लाल आंखें, शरीर पूरा जला हुआ, बड़े बड़े नाखून। आंखें तो ऐसे चमक रही थीं कि जैसे बार बार बादल गरजने वाली लाइट चल रही हो। इतना भयानक दृश्य उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वह क्या देखता है कि वह चारों भूत और उसकी पत्नी उस लाश को खाने लगी, दोनों हाथों से लपालप, जैसे कोई भूखा व्यक्ति खाने पे टूट पड़ता है। ये सब देखकर मुखिया के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई कि उसकी पत्नी एक डायन है। जब उसने सारे मांस को नोच नोच कर खा डाला, तब उसने एक भूतों की एक बात सुनी और कहा कि बस 3 दिन बाद फिर अमावस्या है और हमारी शक्ति उस दिन बढ़ जाएगी। तब हम तुम्हें पूरी शक्ति सौंप देंगे और तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हो। तुम गांव वालों को अपनी उंगली पर नचा सकती हो। उसने ये सब सुनकर सारे गांव को चोरी चोरी जगा करके कहा, देखो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी बर्बादी एक डायन की वजह से हुई है। और सबसे कहा कि अपनी लाठी उठाओ और चलो मेरे साथ। आज उस डायन का अंत हम सब मिलकर करेंगे। और सब भागते हुए उस पीपल की ओर चल दिए। सारे गांव को अपनी तरफ आते देख भूत गायब हो गए, पर वह डायन वहीं खड़ी रह गई। मुखिया की पत्नी को इस हालत में देखकर सारे गांव वालों के तो होश उड़ गए और वह रुक गए। मुखिया ने कहा, खड़े क्यों रह गए? ये तुम्हारी मालकिन नहीं है, डायन है, डायन। और ये सब बोलते हुए सब उसे लाठियों से मारने लगे। वह अपनी जान बचाकर भागी। भागते हुए उस कुएं में जा गिरी। उसकी साड़ी ऊपर अटक गई। वह चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। सारे गांव ने कहा, इसे सजा अपने आप मिलेगी, लटके रहने दो इसे। वह चिल्लाती रही। सारे लोग उसका ये तमाशा देख रहे थे। वह चीखती रही, चिल्लाती रही, मुझे ऊपर निकालो, मुझे पानी पिलाओ। पर किसी ने उसकी सहायता नहीं की। वो बार बार यही बोलती रही कि मैं तुम सब गांव वालों को बर्बाद कर दूंगी। एक एक को मैंने पानी के लिए नहीं तरसाया तो मेरा नाम भी काली डायन नहीं। यही नाम दिया है तुमने मुझे, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। 2 दिन तक उसकी लाश यूं ही लटकी रही। तीसरे दिन अमावस्या थी। उस दिन की रात के बाद उस लाश का कहीं पता नहीं चला कि कहाँ गई। उसकी लाश, जबकि कुआं बिल्कुल सूखा था, उस बात को काफी टाइम हो चुका था। लोग उसके बारे में भूल चुके थे। कुछ दिन बाद ऐसी खबर सुनने में मिली कि उस कुएं से आवाजें आती हैं। कभी वही बात सुनाई पड़ती है कि मैं तुम लोगों को पानी के लिए तड़पा दूंगी, और कभी रात में मंत्रों की आवाजें आती हैं। लोग उस राज को समझ रहे थे कि उसका जब तक शरीर नहीं जल जाता तब तक उसकी आत्मा भटकती रहेगी। कुछ दिनों बाद गांव के कुएं का पानी अचानक सूख गया तो वो लोग परेशान हो गए। कुछ दिनों बाद क्या देखते हैं कि जिस कुएं में वो मरी थी वह पानी से भर गया है। यह आश्चर्य देखते हुए कुछ लोगों ने कहा, क्या पता उसी ने ये सब किया हो। कुछ लोग कह रहे थे, उस बात को बहुत समय हो गया है, अब वो यहाँ कहाँ रखी है। और कहा, चलो पानी इसी से खींच कर पिया करेंगे। सुबह जब कुछ लोगों ने कहा, चलकर पानी खींचते हैं, जब कुएं के पास पहुंचे तो कुएं में पानी नहीं। ये सब देखकर लोग आश्चर्य में पड़ गए कि पानी गया कहाँ। तब उसमें अजीब सी आवाज आई, कहा था ना पानी के लिए तड़पा दूंगी, मुझे पानी नहीं पिलाया था ना तुम लोगों ने।
अब मैं तुम सबको पानी के लिए ही नहीं, खाने के लिए भी मोहताज कर दूंगी। यहाँ अब कभी पानी नहीं बरसेगा। अब गांव वाले परेशान हो गए। उनके पास पानी खत्म हो गया था, दूसरे गांव से पानी लाना पड़ता था। पानी न बरसने के कारण कुआं भी सूखने लगा था। तब उस गांव के मुखिया ने भी उन्हें पानी भरने के लिए मना कर दिया और कहा, तुमने जो किया है उसके लिए हम क्यों दुख झेलें, जाओ उसे भुगतो। कभी कुएं में पानी आ जाता तो कभी नहीं। जब गांव वाले प्यास से परेशान हो गए तो कुछ लोगों ने उससे पानी खींच लिया और जैसे ही पिया उनका पूरा शरीर सड़ गया। किसी को चर्म रोग हो गया, किसी के हाथ पैर गलना शुरू हो गए। ये भयानक दृश्य देखकर और लोगों ने तो उसे छुआ तक नहीं। अब गांव वालों की बुरी दशा हो गई। सब लोग भगवान को याद करने लगे, भगवान ये सब किस जन्म के पापों की सजा दे रहा है तू। बस चारों तरफ हाहाकार मच गई। उस दिन से गांव में तो जैसे मातम छा गया हो। दूसरे दिन सुबह में उस गांव में एक बाबा आता हुआ नजर आया। सफेद वस्त्र, माथे पर तिलक, हाथ में कमंडल और एक हाथ में माला, बस राम नाम लेते हुए चले आ रहे थे। सब गांव वालों ने उस बाबा को आते देखकर सब लोग उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, बाबा हमें इस संकट से बचा लो। बाबा ने कहा, क्या बात है, आप सारे गांव वाले इतने परेशान क्यों हो? तब बाबा को मुखिया ने सारी बात बताई। तब बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारी इस काम में अवश्य मदद करूंगा और कहा, मैं कल अपने शिष्य विराट को लेकर आऊंगा, क्योंकि इस काम के लिए मुझे एक सद्भाव और ईश्वर पर विश्वास करने वाले व्यक्ति की जरूरत है और वह बुद्धि में भी निपुण है। आप लोग धैर्य रखिए, मैं अवश्य वापस आऊंगा। यह कहकर बाबा वहां से चले गए। दूसरे दिन सूर्य उदय होने से पहले वह अपने शिष्य विराट के साथ उस गांव में पहुंच गए। सब लोगों ने बाबा को प्रणाम किया, कहा कि कुछ लोग जाकर पूजा का सामान लेकर आओ, मैं यहाँ हवन करूंगा। और अपने शिष्य से कहा कि तुम इस कुएं में अंदर जाकर उस डायन का अंत करोगे और तुम्हें कुछ ध्यान में रखने वाली बातें बताता हूँ। इस कुएं में उतरने से पहले तुम्हें सच्चे मन से भगवान का स्मरण करके बिना मुंह में पानी लिए नीचे पहुंचना पड़ेगा और तुम्हें इस कुएं की गहराई यानी पाताल तक पहुंचना पड़ेगा। ध्यान रहे, यह काम सूरज डूबने से पहले खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि दिन के डूबते ही बुरी आत्माओं की शक्ति बढ़ जाती है। ध्यान रहे कि सबसे पहले डायन के बाल काटने हैं, जिससे वह कमजोर पड़ जाएगी। जब वह पूरी तरह से कमजोर पड़ जाए तब भगवान का नाम लेकर यह खंजर जो मैं तेरे को दे रहा हूं, इससे उसको मार देना और उसके शरीर को जला देना और मैं यहाँ यज्ञ करके तुम्हारी मदद करूंगा। उनका शिष्य तो समझ गया, पर कुछ गांव वालों ने पूछा, बाबा इस कुएं में पानी में कैसे उसकी लाश को जलाओगे? तब बाबा ने बताया कि वह पाताल लोक में अपने घरों की तरह रह रही है, वहां भी आत्माओं और भूत प्रेतों के घर हुआ करते हैं। तब गांव वालों को समझ में आया। बाबा ने अपने शिष्य से कहा कि अब देर मत करो, तुम जल्दी जाओ। तब उनके शिष्य ने भगवान का नाम लेकर उस कुएं में कूद गया और इधर बाबा मंत्रों से यज्ञ करने लगे। जब विराट वहां पहुंचा तो क्या देखता है, काफी बड़ा खंडहर है और कहीं से मंत्रों की आवाजें आ रही हैं। तो वह जाकर क्या देखता है कि एक बाल बिखेरे हुए एक औरत आहुति की आग में दिए जला रही है। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसे पता चल गया और वह पीछे मुड़कर देखकर बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? वह बोला, मैं विराट हूं और गांव वालों की तरफ से मैं तुम्हें यहां मारने के लिए आया हूं। वह हंसी, तुम मारोगे मुझे, साधारण मनुष्य? गांव वालों ने भेजा है तुझे और तू मारने चला आया? लौट जा और अपने प्राणों को बचा ले मुझसे। वह बोला, नहीं तो क्या मुझे मार डालोगी? वह बोली, समझदार हो। विराट बोला, तू अपने प्राण बचाना चाहती है तो इस गांव और इस कुएं को छोड़कर चली जाओ, नहीं तो तुम्हें मरना होगा। उसने इतना कहकर जैसे ही उसके ऊपर उसे मारने को झपटा, वह एकदम से गायब हो गई और उसका बार खाली निकल गया।
अब बस उसे एक आवाज सुनाई दे रही थी। अब वह क्या करे? उसके पीछे से उसे एक बार उसने ऐसा मारा कि उसका सिर दीवार से टकराया और वह बेहोश हो गया। तभी उसे उसके गुरु की आवाज सुनाई दी, बेटे अपनी आत्मा की शक्ति से देख और भगवान को ध्यान लगा, तुझे सब कुछ नजर आ जाएगा। उसने भगवान को ध्यान करके आंखें खोली तो उसे वह डायन दीवार से छुपी हुई नजर आई। उसके बाल दिख रहे थे। तभी उसको गुरु की बात ध्यान आई तो उसने झट से उसके बाल काट दिए और तुरंत उसको मारने के लिए खंजर उठाया। तो वह गिड़गिड़ाने लगी कि तुम आदमी हो, मैं औरत और मैं निहत्ती हूं, तुम मुझे छोड़ दो। रोने लगी। बाल काटने से उसकी सारी शक्तियां कमजोर पड़ गईं। पहले तो उसे उस पर दया आई, पर जब गांव वालों के दुख को याद किया तो उसने देर न करते हुए वह खंजर उसके सीने के बीच उतार दिया और उस अग्निकुंड में उसके शरीर को जला दिया। उसकी आत्मा चीखती चिल्लाती हुई, मैं वापिस आऊंगी, मैं वापिस आऊंगी, उस कुएं से ऊपर निकल गई। जब गांव वालों ने वह आत्मा देखी तो वह लोग डर गए। तब बाबा ने कहा, अब कोई डरने की बात नहीं है, अब इसका शरीर खत्म हो चुका है, अब ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी विराट कुएं से बाहर आया। तब गांव वालों ने उसे बधाई दी और कहा कि अगर तुम ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। तब विराट ने कहा, यह सब तो भगवान की कृपा है। तब बाबा ने गांव वालों से कहा, अब तुम खुशी खुशी इस कुएं का पानी पी सकते हो। सभी गांव वालों ने पानी पिया और बाबा का आदर सत्कार किया। तभी जोर जोर से बादल हुए और पानी बरसने लगा। गांव वाले खुशी से झूम उठे। तब उस गांव में फिर से खुशहाली छा गई। नर मुंड वाली चुड़ैल। राजकोट में एक एटीएम सर्विस कंपनी में काम करने वाले जितेंद्र परमार एक मध्यम वर्ग के प्रामाणिक इंसान हैं। उनकी शादी को करीब 4 साल हो चुके हैं। उन्हें एक बेटा भी है। वैसे तो जितेंद्र पाठ पूजा में कम ही मानते हैं, पर रास्ते में मंदिर या मस्जिद आ जाए तो सिर झुका भी लेते हैं। जितेंद्र की नौकरी का समय तो दिन में 8.5 घंटे होता है, पर एटीएम मशीन का फॉल्ट होने पर उन्हें रात के किसी भी वक्त सर्विस देने जाना पड़ सकता है। अपने इसी काम के चलते वह एक रात अपनी बाइक पर जा रहे थे। उन्हें शहर से थोड़ी दूर बसे एक रिहायशी इलाके के पास एटीएम फॉल्ट ठीक करने जाना था। वैसे तो इस काम के लिए 2 एग्जीक्यूटिव जाते हैं, पर जितेंद्र का पार्टनर उस रात बीमार था, तो सर्विसिंग के लिए उन्हें अकेले ही जाना पड़ा। स्पॉट पर जाकर जितेंद्र ने अपनी बाइक स्टैंड पर लगाई। तभी उन्हें वहां एटीएम बूथ पर एक लड़की दिखी। जितेंद्र ने सोचा कि उसे शायद पैसे निकालने होंगे और वह ठीक होने का वेट कर रही होगी। फॉल्ट ठीक करने के लिए जैसे ही जितेंद्र एटीएम बूथ के अंदर आए, वह लड़की भी अंदर आने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बाहर रुकने के लिए कहा। अब जितेंद्र अपना काम कर रहे थे। अभी अचानक उनकी नजर एटीएम बूथ के बाहर गई। वहां उन्होंने जो देखा उसे देखकर उसके पसीने छूट गए। बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड की मुंडी अपने हाथ में लिए खड़ी थी और वह जितेंद्र की ओर घूर कर देख रही थी। यह सब देखकर जितेंद्र का दिल बेतहाशा तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने वहां से नजर हटा ली और सोचा कि यह उनका भ्रम होगा। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी अचानक उनके सीनियर का फोन बज उठा। ये फोन वहां का फॉल्ट जल्दी ठीक करने के लिए था। कांपते कांपते जितेंद्र फिर से काम पर लग गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने एटीएम मशीन ठीक कर लिया। इस बार एटीएम बूथ से बाहर देखने पर सब नॉर्मल लग रहा था। वह लड़की वहां पर खड़ी थी और एटीएम बूथ का गार्ड भी उसके पास आराम से खड़ा था। जितेंद्र ने सोचा कि पहले जो भी देखा था वह सब उसका भ्रम होगा। वह काम निपटाकर सीधा अपनी बाइक की ओर दौड़ गया। जाने से पहले उसने एक बार फिर एटीएम बूथ पर नजर डाली। तब एक बार फिर से उसका दिल दहल गया। एक बार फिर बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड की मुंडी अपने हाथ में लिए खड़ी थी। इस भयानक नजारे को देखकर जितेंद्र बुरी तरह डर गए और जल्दी से वहां से भाग निकले।
राजकोट वापस लौटते वक्त भी उन्हें बार बार ये आभास हो रहा था कि उनकी बाइक के साथ कोई परछाई चल रही है। वे घबराए हुए भागे चलाए जा रहे थे। वे घबराए हुए तेजी से चलाए जा रहे थे। न जाने कैसे अचानक ही उनकी बाइक बंद हो गई और ठीक एक बरगद के पेड़ के पास जा रुकी। जितेंद्र जी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ ये सब सचमुच हो रहा है। उन्होंने नज़र उठाई तो बरगद की शाखा से झूलती हुई एक आकृति नजर आई। उसके हाथ में एक नरमुंड था और वो भी अजीब घरघराहट भरी आवाज में कुछ बोल रही थी। जितेंद्र जी ये सब देखकर वहीं जड़ हो गए। न उनकी चीख निकली, न उनके अंदर हिलने की ताकत बची। चुड़ैल पेड़ से उतरी। उसके उल्टे पांव देखकर जितेंद्र जी के पसीने छूट गए। उन्होंने आंखें मूंद ली और भगवान को याद करने लगे। चुड़ैल उनके बगल में आकर बैठ गई और उनका सर सहलाने लगी। इसके बाद जितेंद्र जी को कुछ याद नहीं कि उनके साथ क्या हुआ। जब होश आया तो वो एक हॉस्पिटल में थे। सुबह कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें बेहोश पड़ा देखकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। इस घटना के महीनों बाद तक जितेंद्र बेसुध रहे और काफ़ी पूजा पाठ के बाद ही उनकी हालत फिर से सामान्य हो पाई। अब वे राजकोट छोड़ चुके हैं और एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। भूतिया हवेली। आज से करीब 300 वर्ष पहले अमेरिका के लॉस एंजल्स में एक बहुत सुंदर हवेली हुआ करती थी, जिसको देखकर लोग अपनी गाड़ी साइकिल रोक दिया करते थे। इसमें एक पादरी व 6 अन्य लोग रहते थे। पादरी के पूर्वज काफी धन संपदा वाले थे। एक दिन शाम को पादरी अपने चर्च से घर की तरफ जा रहे थे। तब एक क्रिश्चियन नाम का व्यक्ति पादरी के पास आता है और वो काफी डरा हुआ रोते हुए बोलता है कि गॉड मुझे बचा लो, मेरी बीबी मारियो एक भूत बन गई है जो मुझे पिछले 10 दिनों से परेशान कर रही है। कभी खाना बना हुआ गिर जाता है, कभी डरावनी आवाजें आती हैं तो कभी कोई साया आगे पीछे चलता है। आज तो बंद कमरे में तेज तेज डरावनी आवाजें आ रही थी। तभी मेरी पत्नी पीछे से हमला करती है। ये देखिए मेरा हाथ कट गया है, मुझे बचा लीजिए। पादरी ने तुरंत अपनी माला क्रिश्चियन को पहना दी। बोले ईश्वर का नाम लेते रहो और कल आना, यही मेरा घर है, अभी मुझे एक जगह जाना है। क्रिश्चियन जैसे तैसे रात को सोने के लिए लेटा ही था कि घर की खिड़कियां दरवाजे चिल्लाने लगे, लेकिन आज क्रिश्चियन को कोई दिखाई नहीं दिया और वह सो गया। उधर पादरी को नींद नहीं आ रही थी। उनके परिवार में उनकी पत्नी, 3 लड़के, 1 लड़की थी तथा बड़े लड़के रॉकी की पत्नी लारा थी जो काफी सुंदर थी। पादरी को बस एक दुख था कि उनका सबसे छोटा लड़का जो उनको छोड़कर चला गया था, उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। चिंता में बैठे बैठे कुर्सी पर सो गए। सुबह 4 बजे ही थे, उसके घर के बाहर बगीचे में क्रिश्चियन आकर बैठ गया। लगभग 5 बजे थे कि पादरी बाहर आए तो क्रिश्चियन को बैठे देखा। क्रिश्चियन से पूछा क्या हुआ इतनी सुबह? तब क्रिश्चियन ने बताया कि कल सपने में मेरी बीवी मारियो आई थी, बोली तुमको मरना होगा और मेरा बेड पलट गया, मुझे हाथ में चोट आई है, ये देखिए, और तभी मैं यहाँ भाग आया जैसे तैसे। पादरी ने पूछा ऐसा क्यों कर रही है वो आत्मा, क्या तुमने अपनी बीवी को मारा है? क्रिश्चियन कहता है नहीं फादर, उसे हार्ट अटैक आया था। उससे पहले मेरी बीवी से कुछ नोकझोंक हुई थी, अचानक वो जमीन पर गिर गई और वह मर गई। मैं अपनी बीवी को बहुत चाहता था फादर। क्रिश्चियन रोने लगता है। इधर फादर और क्रिश्चियन में बात हो ही रही थी कि अचानक से तेज हवा चलने लगी और जैसे ही क्रिश्चियन ने पीछे मुड़कर देखा तब तक मारियो की आत्मा बगीचे में आ चुकी थी। बगीचे में उस आत्मा को देखकर क्रिश्चियन घबराया और फादर के पीछे जाकर छिपने लगा। आज मारियो की आंखों से खून निकल रहा था। उसके बाल आधे चेहरे पर और बाकी हवा में उड़ रहे थे। तभी फादर ने भूत से पूछा तुम क्यों मारना चाहती हो? मैं तुम्हें नहीं मारने दूंगा। तब मारियो की आत्मा चिल्लाकर बोली इसको मरने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं, तुम भी मर जाओगे फादर। पादरी ने गॉड का जल उस पर डाला और मारियो की आत्मा जलने लगती है और मारियो इधर उधर भागने लगती है कि इतनी देर में पादरी का बेटा सैमी बाहर आ जाता है। वह आत्मा सैमी के अंदर चली जाती है। अब फादर उसके आगे हाथ जोड़कर कहता है तुम जो भी हो मेरे बेटे को कुछ मत करो, भले मुझे मार दो।
फादर के इतना कहते ही वह आत्मा सैमी को पेड़ पर बैठा देती है और तब आत्मा कहती है, तुम सब दुष्ट हो, उस दुष्ट का साथ दे रहे हो, इसलिए तुम्हारे लड़के सैमी को मरना होगा। और सैमी के शरीर से आत्मा निकलकर सैमी को धक्का दे देती है। सैमी पेड़ से गिरकर मर जाता है और आत्मा वहां से गायब हो जाती है, ये बोलते हुए कि मैं फिर से आऊंगी। फादर ये देखकर खड़ा खड़ा गिर जाता है। तभी क्रिस्टन उसे संभालता है। फादर अपने बेटे सैमी का हाथ पकड़कर रोने लगता है कि बेटा, मेरे कारणों से ये सब हो गया, मुझे माफ कर दो। गिरने और रोने की आवाज़ सुनकर फादर की पत्नी लारिया बाहर आती है। उसके पीछे उसकी लड़की कैट तथा रॉकी व लारा आते हैं। अपने बेटे को मृत पाकर लारा के सीने में दर्द उठता है और वह भी मर जाती है। ये सब देखकर क्रिस्टिन बहुत तेज तेज रोने लगता है और फादर से माफ़ी मांगता है कि आप मेरी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए, मेरे जीवन को बचाने के लिए आपके घर के 2 सदस्य चले गए। मुझे माफ़ कर दो या मुझे मार डालो, मैं बहुत बुरा हूँ। फादर कहते हैं, ईश्वर जो चाहता है वही होता है, ये ईश्वर की दुनिया है। आंखों में आंसू लिए बोलते जाते हैं और एक तरफ अपनी बीवी और दूसरी तरफ अपने बेटे को देखते रहते हैं। फादर बेटे सैमी और पत्नी लारिया का अंतिम संस्कार करते हैं। आज फादर के परिवार पर बहुत बड़ा संकट आया है। उनका परिवार बिखर सा गया है। आंखों में आंसू लिए रॉकी से कहते हैं, तभी रॉकी क्रिस्टन पर टूट पड़ता है, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। पादरी रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन रॉकी रुकता नहीं है, उसको भगा देता है और कहता है कि तुम कभी मेरे घर ना आते तो ये सब ना होता। अब कभी मेरे घर मत आना वरना मार डालूंगा। वहां से क्रिस्टन चला जाता है। आज 2 दिन बीत गए, उसके परिवार ने कुछ नहीं खाया। बेटी अपने पिता और भाई व भाभी को समझाती है कि कैसे चलेगा, हम सबको आगे बढ़ना होगा। माँ और भाई को हम कभी भुला नहीं सकेंगे। आज उनके ना होने पर यह घर वीरान सा हो गया है। एक भाई हमें पहले ही छोड़ के जा चुका है। पापा आप कमज़ोर हो रहे हैं, कुछ खा लीजिए। फिर धीरे धीरे समय के साथ सब लोग ठीक से रहने लगे। तभी एक शाम फादर अपनी बेटी से बात कर ही रहे थे कि अचानक तेज बारिश होने लगी, बिजली कड़कने लगी। तभी रॉकी चिल्लाते हुए आता है कि डैड, पीछे कमरे में कुछ है। फादर और उनकी बेटी कैट दौड़ते हुए कमरे की तरफ जाते हैं। लारा भी अपना काम छोड़कर भागती है लेकिन वहां कुछ नहीं दिखता। फिर सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन फादर हवेली में गॉड के जल को छिड़कते हैं। तभी घर के 2 कमरे में फादर देखते हैं कि ताला पड़ा होता है। फादर उसकी चाबी मांगते हैं नौकर जैक से। जैक ताला खोलने की कोशिश करता है लेकिन एक ताला नहीं खुलता जबकि दूसरे कमरे का ताला खुल जाता है। फादर नौकर जैक से बोलते हैं कैट से दूसरी चाबी ले आओ, क्योंकि घर के दरवाजों की दूसरी चाबी कैट के पास होती है। जैक कैट के रूम में जाता है। कैट नहा रही होती है इसलिए अंदर से आवाज देती है कि चाबी भाभी लारा से ले लो, उनको पता है कि चाबी कहाँ रखी है। जैक लारा के पास जाता है और दरवाजा ना खुलने की बात बताता है। लारा कहती है नौकर जैक से, तुम जाओ अपना काम करो, मैं दरवाजा खोल देती हूँ, और जैक को किचन के काम में लगा देती है। फिर लारा दौड़ती हुई फादर के पास आती है और चाबी का गुच्छा देती है लेकिन उस दरवाजे की चाबी उसमें नहीं होती। लारा कहती है, फादर आपके चर्च जाने का समय हो रहा है, आप जाओ, अभी कैट नहा लेगी तो ताला खोल देगी, तब जल डाल देंगे। फादर चर्च चले जाते हैं और बहू किचन में। कुछ समय बाद जब लारा कैट के कमरे में जाती है तब तक कैट अपने दोस्तों के साथ घूमने चली जाती है। उधर रॉकी आज देर से उठता है। नौकर जैक को लारा घर के काम से बाहर भेज देती है। आज घर में केवल 2 लोग रह जाते हैं, रॉकी और लारा। रॉकी और लारा को शादी के 6 महीने बीत चुके होते हैं लेकिन वो कभी एक दूसरे के करीब नहीं आ पाते। लेकिन आज शायद वो समय आ गया था। आज रॉकी काम पर न जाकर लारा की बाहों में समाना चाहता था। लारा बताती है घर पर कोई नहीं है, सब लोग बाहर गए हैं। ये कहते हुए लारा रॉकी के बगल में बैठ जाती है। अचानक लारा चाकू से रॉकी पर वार कर देती है। रॉकी की आंखें फटी रह जाती हैं और वह दर्द से कराह उठता है। लारा से कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? लारा उसे धक्का देकर अपने से दूर हटा देती है और रॉकी बिस्तर से नीचे गिरकर तड़पने लगता है। तभी वह आत्मा खिड़की को तोड़ते हुए अंदर आ जाती है और लारा और वह आत्मा जोर जोर से हंसने लगते हैं। रॉकी उस आत्मा को देखता है और पूछता है, तुम लोग कौन हो? मुझे क्यों मारना चाहते हो? और लारा से कहता है, तुम दोनों कौन हो? मेरे प्यार का तुमने ये सिला दिया? क्या ये लव मैरिज धोखा थी? वैसे ही वह आत्मा रॉकी को उठाकर छत से लड़ा देती है
और जमीन पर गिरा देती है। तड़पते हुए रॉकी आत्मा से कहता है, क्यों क्यों मार रही हो, कौन हो? वैसे ही आत्मा अपने सिर के आगे से बालों को हटाती है। रॉकी की आंखें उसकी शक्ल को देखकर फटी सी रह जाती हैं और रॉकी तुरंत ही दम तोड़ देता है। और मारिया लारा से कहती है, सैमी और रॉकी मर चुके हैं। तभी लारा कहती है, कैट की कोई गलती नहीं है। मारिया कहती है, लेकिन वो बीच में आएगी तो उसे भी मरना होगा। इतना कहकर मारिया लारा से कहती है, तुमने अगर उस कमरे में जल डाल दिया होता तो मैं कभी कमरे से बाहर ना आ पाती और शायद मेरी आत्मा भगवान में लीन हो जाती। शुक्रिया मेरी बहन, मुझे बचाने के लिए। लारा कहती है, ऐसा मत कहो बहन, ये सब दुष्ट हैं। अभी भी 2 कातिल जिंदा हैं, इनको भी मरना होगा। इतना कहकर आत्मा यानी कि मारिया गायब हो जाती है। तब लारा कैट को फोन करके रोती हुई बताती है कि उस आत्मा ने रॉकी को मार दिया है। कैट भागी हुई घर पर आती है, अपने भाई को मृत देखकर चिल्लाती हुई पूछती है, कैसे हुआ ये सब? पीछे से फादर भी घर में आ चुके हैं। ये मंजर काफी खतरनाक होता है, जिसे देखकर फादर बेहोश हो जाते हैं। फादर के होश में आने पर बहू रोते हुए घटना को बताती है कि मैं नाश्ता लेने गई थी किचन में, तभी बचाओ बचाओ की आवाज आने लगी। तभी मैं अंदर गई तो मैंने देखा कि रॉकी हवा में लटके हुए थे। उनके शरीर पर कोई भी कपड़े नहीं थे। मैंने उनको हवा में लटका हुआ देखा। एक डरावनी सी औरत जिसका चेहरा बालों से ढका था, उसे देखकर मैं बहुत डर गई। तभी रॉकी ने कहा, तुम यहाँ से भाग जाओ, यह आत्मा मुझे और तुम्हें भी मार डालेगी। तभी मैं गॉड का जल लेने के लिए भागी। मैं जैसे ही जल लेकर कमरे में अंदर आई, वह आत्मा गायब हो चुकी थी और रॉकी के पेट में चाकू घुसा हुआ था। मैं रॉकी को बचाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, कमरे का दरवाजा बंद हो गया और रॉकी चिल्लाता रहा। मैंने बहुत दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मैंने अनेकों विनती की कि मुझे मार दो, लेकिन मेरे पति को छोड़ दो, लेकिन उस आत्मा ने दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर में दरवाजा खुलता है। मैं देखती हूँ जमीन पर रॉकी दर्द से कराह रहे थे। खून ही खून कमरे में फैला था। मैं जैसे ही रॉकी के पास पहुंचती हूँ, वह आत्मा ये कहते हुए भाग जाती है कि मैं तुम सबको मार डालूंगी। रॉकी रोते हुए कहते हैं, शायद यहीं तक मेरा साथ था। मैं कहती हूँ, कुछ नहीं होगा आपको, और डॉक्टर को मैं फोन कर देती हूँ, लेकिन डॉक्टर के आने से पहले ही रॉकी दम तोड़ देते हैं। इतना सुनती हुई कैट भी तेज तेज रोने लगती है और कहती है, हम सबकी क्या गलती है, हमने उसका क्या बिगाड़ा है, मेरे परिवार को क्यों खत्म कर रही है। इधर फादर अगस्टीन की तबीयत और बिगड़ जाती है। तभी डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर उनको आराम करने की सलाह देते हैं और नींद का इंजेक्शन देकर चले जाते हैं और कैट से कहते हैं, इन्हें सदमा लगा है, इन्हें आराम करने दो। कैट, लारा, नौकर रॉक और कुछ सगे संबंधी रॉकी का अंतिम संस्कार करते हैं और लौटते हुए सगे संबंधी आश्वासन देकर चले जाते हैं। इधर वह आत्मा पादरी अगस्टीन को मारने के लिए उनके कमरे में आ जाती है। अगस्टीन सो रहे हैं। वह आत्मा जैसे ही फादर अगस्टीन को मारने के लिए अपने हाथ पादरी के गले की तरफ डालती है, आत्मा दूर जाकर गिरती है। उसे बहुत तेज का करंट सा झटका लगता है। आत्मा 2 बार और कोशिश करती है, लेकिन अब आत्मा फादर के गले में पहनी माला को देखकर समझ जाती है कि जब तक ये माला गले में है, इनको मारना असंभव है। अंतिम संस्कार के बाद लारा, कैट और नौकर रॉक घर पहुंच जाते हैं और इधर आत्मा इन सबकी आहट पाकर फादर के कमरे से भाग जाती है। इधर घर पहुंचते ही लारा कैट से कहती है, कहीं वह आत्मा फादर को ना मार दे। तो लारा कहती है, जब तक पापा गॉड की मंत्रित माला पहने हुए हैं, वह आत्मा पापा का कुछ नहीं कर सकती। अगर वह आत्मा पापा के शरीर में जाने की कोशिश भी करेगी तो जलकर भस्म हो जाएगी। पापा को नहीं पता था कि वह आत्मा वापस आकर हम लोगों पर हमला करेगी, वरना माला पापा ने हम सबको पहले ही पहना दिया होता। सभी लोग कमरे में बैठ जाते हैं। रॉक कमरे को साफ करने के लिए चला जाता है। कैट बहुत दुखी मन से फादर अगस्टीन के पास बैठ जाती है। इधर लारा भी एक कोने में बैठकर रो रही होती है। तभी फादर की आंख खुलती है और वह रॉकी रॉकी नाम लेने लगते हैं। कैट पापा को संभालती है, अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, पापा, रॉकी अब इस दुनिया में नहीं है, उस आत्मा ने उन्हें हमसे छीन लिया। आप कहाँ जा रहे हैं फादर? डॉक्टर ने आराम करने को बोला है। फादर रोते हुए कहते हैं, बेटा, जिसके 2 लड़के और पत्नी मर गए हों, वह आदमी भला कैसे आराम कर सकता है? मुझे भी अब मर जाना चाहिए, मैं जी कर क्या करूंगा। और फादर कैट को गले लगाकर रोने लगते हैं। इधर लारा भी रोते हुए फादर के पास आती है और कहती है, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। जब से मेरी शादी हुई है तब से ये सब हो रहा है। मैं अब भागी हूँ, मुझे माफ कर दो। फादर कहते हैं,
बेटा इसमें तुम्हारी क्या गलती, मैंने ही भलाई का रास्ता पकड़ा था। अगर मैंने क्रिस्टन नाम के व्यक्ति की मदद ना की होती तो आज ये दिन मुझे ना देखना पड़ता। असली कातिल तो मैं हूँ सबका। इतना कहते हुए फादर अपनी तिजोरी से 3 माला निकालते हैं। कैट, लारा और नौकर को बुलाकर पहना देते हैं और इसे कभी भी ना उतारने को कहते हैं। कैट काफी गुस्से में है और कैट फादर से कहती है इस दुष्ट आत्मा को खत्म करना होगा जिसने हमारे परिवार के कई सदस्यों की जान ले ली। फादर कहते हैं मुझ में अब वो ताकत नहीं जो मैं इस दुष्ट आत्मा को मार सकूं। तभी फादर मंत्रित मिट्टी को लेकर हवेली के चारों तरफ डाल देते हैं। बेटी कैट से कहते हैं अब ये आत्मा हवेली के अंदर नहीं आ सकती है और अगर घर में है तो हम लोगों का कुछ नहीं कर सकती जब तक ये माला हम लोगों के गले में है। इतना कहकर सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन इस दुख की घड़ी में नींद किसी को नहीं आती। कब रात बीत जाती है जागते जागते पता नहीं चलता। सुबह होते ही फादर चर्च चले जाते हैं। अब वो घर नहीं आते क्योंकि हवेली की दीवारों से उनके बेटे की चीख की आवाजें जैसे फादर के कान में गूंज रही हैं। और एक समय आ जाता है जब फादर को हवेली आए कई दिन बीत गए। फादर शरीर से कमजोर होते जा रहे हैं। इधर लारा बंद कमरे में आत्मा से मिलकर फादर को मारने की योजना बनाती है और कैट अपने कमरे में बदला लेने की योजना बनाती है। कैट समझ चुकी है ये आत्मा यूं ही हम लोगों को नहीं मार रही बल्कि कोई ना कोई वजह जरूर है। नौकर रॉक जो अब बूढ़े हो चुके हैं, कैट उनके कमरे में जाकर उनसे कहती है मेरे आने तक काका आपको भाभी और पापा की देखभाल करनी है। ये माला कभी मत उतारना चाहे जो हो जाए। आप बचपन से इस हवेली में पले हो। ये हवेली आपकी ही है। मैं किसी को ढूंढने जा रही हूँ, कुछ समय बाद आऊंगी। आप अपना ख्याल रखना। इतना कहकर कैट हवेली से निकल जाती है। कैट सीधे चर्च जाती है, अपने पापा का हालचाल लेती है और फादर से क्रिस्टीन के बारे में पूछती है। तो फादर अगस्टीन कहते हैं क्रिस्टीन मुझे चर्च के बाहर मिला था और घर तक मेरे साथ आया था। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा और न मिला। मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता है। तो कैट पादरी से कहती है मैं जा रही हूँ क्रिस्टीन को ढूंढने, मुझे आत्मा से बदला लेना है, तब तक आप अपना ख्याल रखना। फादर रोकते हैं लेकिन कैट इतना कहकर चर्च से निकल जाती है। कैट समझ चुकी है क्रिस्टीन के कारण ही आत्मा की शुरुआत हुई थी। क्रिस्टीन को आसपास के इलाके में ढूंढती है लेकिन कुछ पता नहीं चलता। तभी पास के एक कस्बे में कैट पहुंचती है। वहां एक खूबसूरत चर्च बना होता है। उसकी मुलाकात गांव के फादर से होती है। कैट उनसे क्रिस्टीन के बारे में पूछती है। क्या फादर आप क्रिस्टीन नाम के व्यक्ति को जानते हैं? फादर को नाम सुनते ही माथे से पसीना आने लगता है और फादर घर जाने को बोलने लगते हैं और कहते हैं मुझे देर हो रही है। कैट समझ जाती है कि फादर क्रिस्टीन को कैट कहती है मैं फादर अगस्टीन की बेटी हूँ। अगर आपने क्रिस्टीन के बारे में नहीं बताया तो मैं आपको जेल में डलवा दूंगी। फादर कहते हैं नहीं बताता हूँ बेटा। तुम उस क्रिस्टीन की बात कर रही हो जिसकी बीवी भूत बन चुकी है? कैट तुरंत कहती है हाँ फादर, प्लीज मुझे बताएं वह कहाँ मिलेगा और कहाँ रहता है। फादर कहते हैं बेटा उसको उस आत्मा ने बहुत दर्दनाक मौत दी। उसे पेड़ पर लटका हुआ सुबह पाया गया। उसके शरीर में लोहे की रॉड के छेद ही छेद थे। उसे कोई उतारने की भी कोशिश करता तो आत्मा किसी को उसके पास जाने नहीं देती। यहाँ के लोग 4 दिन तक डर के मारे घर से नहीं निकले और क्रिस्टीन का शरीर पेड़ पर लटका लटका सड़ गया। आज भी उसके कंकाल पेड़ के पास हैं। उसे जानवर भी नहीं खाते। कैट फादर को उस स्थान पर ले जाने को कहती है। फादर पहले ना करते हैं लेकिन कैट के धमकाने से चल पड़ते हैं। फादर रास्ते में कैट से बताते हैं क्रिस्टीन एक दिन मदद के लिए मेरे पास आया था। उसके गले में एक माला पड़ी थी जिसकी वजह से वह आत्मा उसका कुछ कर नहीं पा रही थी, लेकिन वो आत्मा उसे परेशान करती थी। क्रिस्टीन ने बताया वो आत्मा दिन रात मेरे आगे पीछे साए की तरह चलती है। तो मैं क्रिस्टीन के घर गया। दरवाजा खोलकर जैसे ही हम लोग अंदर जाते तो फिर मैं गॉड की प्रे करता हूँ और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तभी मैं कहता हूँ कहाँ है दुष्ट आत्मा? तो वह तुरंत मेरे सामने आ जाती है, मुझे उठाकर पटक देती है। मेरी सारी शक्तियां उसके आगे कुछ नहीं और मैं किसी तरह जान बचाकर भागता हूँ। फादर कैट को उस पेड़ के नीचे ले जाते हैं। कैट कंकाल को देखकर और गुस्से में आ जाती है। कैट फादर के साथ मिलकर क्रिस्टीन के कंकाल को दफन कर देती है। फिर फादर से कहती है मुझे क्रिस्टीन के घर जाना है, शायद कुछ सुराग हाथ लग जाए। फादर कैट को क्रिस्टीन का घर दूर से दिखाकर भाग जाते हैं। कैट घर के अंदर जाती है और क्रिस्टीन और मारियो की तस्वीर देखती है।
दोनों उसमें बहुत खुश नजर आ रहे होते हैं। एक दूसरी फोटो में क्रिस्टीन की बहन की तस्वीर होती है। कैट को घर में कोई जानकारी नहीं मिलती और कैट घर से बाहर निकलकर आसपास के लोगों से क्रिस्टीन के बारे में पूछती है, लेकिन कोई भी क्रिस्टीन की बात नहीं करना चाहता। तभी एक नशेड़ी कैट से कहता है, क्रिस्टीन के घर की तरफ मत देखो, उसमें भूत है। कैट उस नशेड़ी से कहती है, तुम जानते हो क्रिस्टीन के बारे में? क्या उसके घर का कोई और सदस्य जिंदा है? नशेड़ी कहता है, हाँ, उसकी बहन एंजेला पास की झोपड़ी में रहती है। कैट कहती है, क्या तुम मुझे वहाँ ले चलोगे? नशेड़ी कहता है, नहीं, वरना आत्मा मुझे मार देगी। कैट उसको कुछ रुपए निकाल कर देती है और कहती है, इतने में तुम्हारी 1 महीने की दारू आ जाएगी। नशेड़ी तुरंत कैट को एंजेला की झोपड़ी के बाहर ले जाकर छोड़ देता है। कैट उस झोपड़ी की तरफ आगे बढ़ती है कि अचानक मौसम खराब हो जाता है। बिजली चमकती है और बारिश होने लगती है। कैट उस झोपड़ी में आवाज देती है, कोई है? एंजेला दरवाजा खोलती है। आप क्रिस्टीन की बहन एंजेला है? हाँ, लेकिन आपको मुझसे क्या काम? मुझे आपके भाई क्रिस्टीन के बारे में कुछ पता करना है। क्या आप क्रिस्टीन के बारे में बताएंगी? मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है। हाँ, मुझे पता है। आप रोए नहीं। तो फिर आप क्या जानना चाहती हैं? क्या आपको पता है कि आपके भाई को किसने मारा? हाँ, लेकिन क्या फायदा उन सब बातों का? आप खड़ी क्यों हैं? बैठ जाइए। धन्यवाद। मैं जानती हूँ कि उसकी पत्नी मारियो ने उसे मारा है और मेरे 2 भाइयों को भी मार चुकी है। मैं इसी सिलसिले में आई हूँ। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ऐसा दुष्ट मारियो की आत्मा क्यों कर रही है? दुष्ट नहीं है वो। क्या मारियो की आत्मा ने आपके 2 भाइयों को भी मारा है? कैट आंखों में आंसू के साथ कहती है, हाँ एंजेला, उस आत्मा ने मेरे परिवार की खुशियाँ खत्म कर दी। एंजेला बोलती है, क्या तुम जैक की बहन हो? कैट बोलती है, लेकिन तुम कैसे जानती हो? एंजेला, मैं समझ गई ऐसा क्यों हो रहा है। तुमको इसके लिए अतीत में जाना होगा। मुझे याद है, भाई उन दिनों नौकरी की तलाश में भटक रहे थे। उनके कई मित्र धनवान थे, लेकिन फिर भी कोई भाई की मदद नहीं कर रहा था। भाई की गर्लफ्रेंड मारियो शादी के लिए दबाव बना रही थी, लेकिन भाई नौकरी मिल जाने पर ही शादी करना चाहते थे। मेरे माँ बाप 5 साल पहले ही एक्सीडेंट में मर गए थे। उन दिनों भाई की मुलाकात जैक नाम के इंसान से होती है। जैक का बहुत बड़ा व्यापार होता है। जैक भाई को अपने यहाँ व्यापार में पैसे के लेन देन की लेखा पढ़ी पर रख लेते हैं। इधर भाई मारियो से शादी कर लेता है। दोनों की जिंदगी बहुत खुशी से बीत रही होती है। तभी जैक एक दिन घर आता है और उस दिन भाई घर पर नहीं होते। मैं जैक से कहती हूँ, भैया क्रिस्टीन भाई तो घर पर नहीं है। तो जैक कहता है, ठीक है, मैं बाहर कमरे में बैठा हूँ। भाभी मारियो उनके लिए नाश्ता लेकर पहुँचती हैं। तभी जैक उनकी तरफ देखने लगता है। मुझे जैक का इस तरह देखना अच्छा नहीं लगता। मैं भाभी से कहती हूँ, आप अंदर जाइए। उतनी ही देर में भाई क्रिस्टीन आ जाते हैं। भाई और जैक की बातें होने लगती हैं और भाई मुझे अंदर जाने को बोल देते हैं। मैं किचन में काम कर रही होती हूँ। तभी दोनों की आवाज़ में सुन रही होती हूँ। जैक भाई से कहते हैं, मैं तुम्हें इस बिजनेस में बहुत ऊपर ले जाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा दायां हाथ बनकर काम करोगे? मैं तुम्हें बहुत पैसा दूँ। भाई इसके लिए तैयार हो जाता है और तब जैक भाई से बोलता है, मुझे एक चीज़ चाहिए। तुम्हें अपनी बीवी मारियो को मुझे एक रात के लिए देना होगा। उसके बदले में मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम अपनी बहन की शादी भी अच्छे से कर सकोगे। जैक सहमत हो जाता है। जैक भाभी मारियो को बुलाता है। मैं उतनी देर में किचन से चिल्लाती हुई कमरे में आती हूँ और भाई से कहती हूँ, ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे। आप पैसे के लिए घर की इज्जत बेच रहे हैं। तभी भाई क्रिस्टियन मुझे मारता है और मुझे कमरे में बंद कर देता है। जैक के साथ ही भाभी मारियो को उठा लेते हैं। भाभी भैया से कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? फिर भाभी जैक पर चिल्लाती है, छोड़ो छोड़ो। मैं बहुत चिल्लाती हूँ, रोकने की कोशिश करती हूँ, लेकिन भाई नहीं सुनते। जैक उनको एक थैला पैसे से भरा हुआ देता है। इधर भाभी मारियो भी काफी चिल्लाती है, लेकिन भाई एक रात की बात बोलकर उनके मुंह पर पट्टी बांध देते हैं। जैक गाड़ी में बिठाकर ले जाता है। मैं दरवाजा तोड़ने की बहुत कोशिश करती हूँ और भाई से कहती हूँ, दरवाजा खोल दीजिए, लेकिन भाई मेरी एक भी नहीं सुनते। मैं थक हार कर दरवाजे के सहारे बैठकर रोने लगती हूँ। कुछ समय बाद मैं कमरे की खिड़की से भाई को देखती हूँ तो भाई कागज के किसी पाउडर को नाक से सूंघ रहे होते हैं। शायद वो ड्रग्स ले रहे होते हैं। मैं दरवाजा खोलने को बोलती हूँ तो भाई खड़े नहीं हो पाते और बिस्तर पर गिर जाते हैं। उधर जैक मारिया की इज्जत को तार तार कर देता है। बलात्कारी जैक सुबह मारिया को छोड़ देता है
मारिया रोते हुए थाने पहुंचती है और अपनी आप बीती सुनाती है कि जैक ने किस तरह उसकी इज्जत लूटी और उसका पति भी दोषी है। कृपया करके दोनों को पकड़कर जेल में डालें और उन्हें फांसी की सजा दें। सुबह पुलिस मेरे घर आती है, लेकिन उस समय भाई क्रिस्टिन घर पर मौजूद नहीं होते। पुलिस मुझे थाने ले जाती है। तभी दरोगा जैक के फादर अगस्टीन को फोन करके घटना के बारे में बताते हैं कि सर, आपके लड़के पर एक लड़की आरोप लगा रही है कि आपके लड़के जैक ने बलात्कार किया है, कृपया आप थाने आ जाएं। उधर मारियो पुलिस वालों से कहती है, आप एंजेला दीदी से पूछ लीजिए किस तरह जैक मुझे घर से उठाकर ले गया और मेरे पति क्रिस्टीन ने ले जाने को कहा। पुलिस वाले मुझसे पूछते हैं, क्या ये सही कह रही है? मैं कहती हूँ हाँ। फिर मैं साफ साफ उनको पूरी बात बता देती हूँ कि मेरा दुष्ट भाई क्रिस्टीन पैसों के लालच में भाभी मारियो को जैक को बेच देता है और जैक उनको ले जाता है और जैक एक रात के थैले भरकर पैसे देता है। भाई ने वो पैसे अलमारी में रखे हैं। इतने में फादर अगस्टीन, उनका बेटा जैक और 2 अन्य लड़कों के साथ आते हैं। उधर पुलिस अपने 2 सिपाहियों को घर भेजते हैं, लेकिन घर पे पैसे नहीं मिलते हैं। उन दिनों रेप पर फांसी दी जाती थी। दरोगा फादर अगस्टीन से कहता है, यही वो लड़की है जिसका आपके बेटे जैक ने रेप किया है, बताएं क्या करना है। अगस्टीन अपने लड़के जैक से कहते हैं, क्या ये लड़की सही कह रही है? कल रात घर में तुम अकेले ही तो थे। जैक कहता है, मैं नहीं जानता इस लड़की को, मैं पहली बार देख रहा हूँ। तभी भाई सैमी और रॉकी बोल पड़ते हैं, ऐसी लड़कियां किसी को भी फंसा सकती हैं, इन लड़कियों का कोई चरित्र नहीं है। इतना सुनकर मारिया रोने लगती है और गॉड की कसम खाकर कहती है, जैक झूठ बोल रहा है, मेरा विश्वास करें, आप मेरी जांच करा लीजिए दरोगा जी। अगस्टीन कहते हैं, मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है, अगर मेरा बेटा ऐसा कर भी देता तो क्या मैं उसे फांसी दे देता? नहीं। बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए? अगर मेरे बेटे ने यह किया भी है तो उसे माफ कर दो। मेरे बेटे को मारकर क्या तुम्हारी इज्जत वापस आ जाएगी? नहीं ना। इतना कहकर अगस्टीन अपने बेटे सैमी से कहते हैं, जितना रुपया मांगे उतना मारियो को दे दो और दरोगा जी को $10 लाख दे दो। और फादर अपने लड़के जैक को मारते हुए कहते हैं, नालायक, तू आज से घर में रहने के लायक नहीं है। मैं तेरे किस्से सुन सुनकर थक गया हूँ। तूने घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। दूर चला जा मेरी नजरों के सामने से और अब कभी घर मत आना। इतना सब सुनकर और देखकर मारियो कहती है, तुम सब दुष्ट हो, और रोती हुई थाने के बाहर भाग जाती है। मैं भाभी मारियो के पीछे भागती हूँ। तब तक मैं बचा पाती, भाभी मारियो ट्रक के सामने आकर अपनी जान दे देती है। मैं उनको अस्पताल ले जाती हूँ, लेकिन डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। रोते हुए उनका अंतिम संस्कार कर घर पहुंचती हूँ और अपना घर और भाई को छोड़कर पास की झोपड़ी में रहती हूँ। इतना सब सुनकर कैट रोने लगती है और कहती है, मारियो के साथ जो हुआ गलत हुआ। मैं अगर यहाँ होती तो जरूर न्याय मिलता मारियो को। इतना कहकर कैट अपने भाई जैक को ढूंढने निकल पड़ती है। कैट इन सब बातों को सुनकर बहुत व्याकुल हो जाती है और अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वह उस थाने में जाती है जहां मारियो इंसाफ मांगने के लिए आई थी। अब वहां के दरोगा बदल चुके होते हैं। मारियो उनसे पूछती है, जो दरोगा पहले थे अब वो कहाँ है? तो उस थाने में पता चलता है कि पहले वाले दरोगा की रहस्यमयी तरीके से मौत हो चुकी है, इसलिए थाने पर नए दरोगा नियुक्त किए गए हैं। दरोगा पूछते हैं, बताएं आपको क्या काम है? कैट दरोगा से पूछती है, क्या आप जैक नाम के किसी व्यक्ति को जानते हैं? उस पर ड्रग्स और देह व्यापार का आरोप लगा हुआ है। दरोगा कहते हैं, हाँ, जैक नाम के व्यक्ति की पुलिस को तलाश है। अभी कुछ समय पहले ही उसे पकड़ा गया था, लेकिन वह जेल से भाग गया। वह आज क्राइम की दुनिया का बादशाह बन गया है। वह अपनी राजनीतिक पहुंच का फायदा उठाता है। आज ऐसा कोई भी अवैध धंधा नहीं जो जैक ना करता हो। आप कौन हैं? आपको जैक से क्या मतलब? कैट कहती है, वह मेरा भाई है और मुझे उसकी तलाश है। मैं फादर अगस्टीन की बेटी हूँ। दरोगा कहता है, उन्हें कौन नहीं जानता, वो तो बहुत अच्छे आदमी है। क्या जैक उनका बेटा है? कैट कहती है, हाँ, दुर्भाग्य की बात है, जैक मेरा भाई है। क्या आप बता सकते हैं जैक कैसे मिलेगा और कहाँ? पुलिस वाला कहता है, हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जैक थाने से बाहर निकल आती है। वह सोचती है जैक तक कैसे पहुंचा जाए। तभी कैट के दिमाग में एक युक्ति सूझती है। वह वापस थाने आती है और दरोगा से पूछती है, क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर सबसे बड़ा नाम किसका है जो ड्रग्स का धंधा करता हो? दरोगा बताता है कि जैक के नीचे 2 लोग हैं। उन दोनों के नीचे स्टीफन नाम के व्यक्ति का नाम आता है। यह स्टीफन 2 लोगों से माल खरीदता है और ये 2 लोगों के पास माल जैक के माध्यम से आता है। जैक ही सबसे बड़ा तस्कर है। अगर तुम्हें उसके पास पहुंचना है तो स्टीफन के पास पहुंचना होगा।
कैट को वह दरोगा ये भी बताता है कि ये लोग बहुत ही जालिम हैं, इसलिए दरोगा कैट को एक पुलिस वाले को साथ ले जाने के लिए कहता है। पहले कैट ना कहती है, लेकिन फिर दरोगा के ना मानने पर ले जाती है। कैट कहती है, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर जैक मिल जाता है तो मैं उसे घर ले जाऊंगी, फिर मैं खुद यहाँ लेकर जैक को आऊंगी। क्या आपको मुझ पर विश्वास है? दरोगा मान जाता है और कैट स्टीफन का पता लेकर पुलिस वाले के साथ, जो सादा वर्दी में है, स्टीफन के पास पहुंचती है और स्टीफन से कहती है, मुझे 1 किलो ड्रग्स चाहिए, क्या तुम मुझे दिला सकोगे? स्टीफन कहता है, आप कौन हैं और आपको 1 किलो ड्रग्स का क्या काम? कैट के साथ में पुलिस वाला कहता है, आप उसकी चिंता ना करें। कैट कहती है, हमें व्यापार करना है, अगर तुम 1 किलो ड्रग्स दिला सको तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगी, और अगर नहीं दिला सकते तो मैं किसी और को ढूंढती हूँ। स्टीफन कहता है, नहीं नहीं रुकिए, मैं आपको अपने बॉस से बात करवाता हूँ। और इस तरह कैट स्टीफन के बॉस से बात करती है। इनके बॉस से कहती है कि मुझे आज ही 1 किलो ड्रग्स चाहिए। स्टीफन का बॉस कहता है, ठीक है, मैं आपको एक पता बता रहा हूँ, आप उस पते पर आ जाइए पैसे लेकर। कैट उस पते पर पहुंचती है। कैट स्टीफन के बॉस से मिलती है और 1 किलो ड्रग्स खरीदती है। साथ ही उनसे पूछती है कि आप माल कहां से लेते हैं। स्टीफन का बॉस कहता है, आपको उससे क्या लेना है? आपको 1 किलो ड्रग्स चाहिए, मैंने आपको दे दिया है। कैट कहती है, अरे आप तो नाराज हो गए, मुझे और भी क्वांटिटी में माल चाहिए क्योंकि मैं उसका बिजनेस करना चाहती हूँ। स्टीफन का बॉस कहता है, मुझे क्या मिलेगा? कैट कहती है, तुम्हें पैसा, तुम मांगोगे हम तुम्हें देंगे, तुम मुझे अपने बॉस से मिलवा दो। स्टीफन का बॉस अपने बॉस रॉक से कैट को मिला देता है। फिर कैट रॉक से 10 किलो ड्रग्स खरीदती है और स्टीफन के बॉस को $1 लाख देती है। रॉक कहता है, इतना ड्रग्स आप क्या करेंगे? कैट कहती है, मुझे इसका व्यापार करना है। अब ये बताओ, अगर मुझे इससे भी ज्यादा क्वांटिटी में माल लेना होगा तो कैसे मिलेगा? रॉक कहता है, अगर तुम्हें इससे भी ज्यादा क्वांटिटी में माल लेना है तो तुम्हें जैक से मिलना, जो इस धंधे का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। लेकिन जैक सबसे नहीं मिलता और जैक तक पहुंचना हम जैसों के लिए बहुत खतरनाक होता है, इसलिए तुम्हें जितना भी माल चाहिए बताओ, हम दिला देंगे। कैट कहती है, ठीक है, तुम जैक तक मेरी बात पहुंचा दो कि कैट तुमसे मिलना चाहती है, अगस्टीन की बेटी, और इसके बदले $1 लाख देंगे। रॉक सहमत हो जाता है और रॉक $1 लाख मांगने की बात कहता है। कैट कहती है, ठीक है, तुम्हें काम होने के बाद पैसा मिल जाएगा। रॉक खुद निकल जाता है जैक तक खबर पहुंचाने के लिए और रॉक अपने से ऊपर वाले आकाओं से बताता है कि उससे कैट मिलना चाहती है और वो लड़की कहती है, बॉस जैक उसे जानते हैं। जैसे ही जैक को खबर मिलती है कि कोई कैट उससे मिलना चाहती है, जैक कहता है, कौन कैट? तो जैक के आदमी बताते हैं कि वह किसी अगस्टीन की बेटी है। जैक इतना सुनते ही होश खो देता है और रॉक से कहता है, तुम क्या बक रहे हो? उसके आदमी सिर नीचे करके कहते हैं, हाँ हम सही कह रहे हैं। जैक रॉक को बुलवाकर कैट के पास पहुंचता है। जैक जैसे ही कैट को देखता है वह दौड़ा हुआ अपनी बहन के पास आता है और कहता है, बहन तुम यहाँ कैसे? कैट कहती है, तुम अपने माँ बाप और अपने परिवार का नाम मिट्टी में मिला रहे हो, या कहें कि मिला दिया है। पिताजी ने तुम्हें घर से इसलिए नहीं निकाला था कि तुम आज ये धंधा करने लगो, बल्कि अच्छाई के रास्ते पे चलने के लिए कहा था। अगर तुम अपने माँ बाप हम सभी के बारे में सोचते तो ये धंधा ना करके कोई अच्छा काम करते और माँ बाप परिवार का नाम आगे बढ़ाते, लेकिन तुमने सब डुबो दिया। जैक कहता है, पिताजी ने मुझे फर्जी बाहर निकाल दिया, आज मेरे पास क्या नहीं है, पिताजी से भी ज्यादा धन दौलत आज मेरे पास है। कैट कहती है, ऐसी धन दौलत किस काम की जो लोगों को प्रताड़ित करके और अवैध धंधे करके कमाई गई हो, जिससे हजारों माँ हजारों बेटे बर्बाद हुए हों, हजारों लड़कियों की इज्जत चली गई हो, ऐसी कमाई किस काम की? जैक कहता है, तुम क्या समझोगी? और बताओ घर पर सब कैसे हैं? पिताजी मुझे याद करते हैं या नहीं? और माँ का क्या हाल है? माँ तो मुझे पूछती होगी। कैट कहती है, आपके कारण आज घर वीरान हो गया है। भाई रॉकी और सैमी को एक आत्मा ने मार दिया है और उस सदमे से माँ मर गई। जैक जोर जोर से हंसने लगता है। वह कहता है, आत्मा? ये क्या बकवास है? कैट कहती है, ये कोई बकवास नहीं है, सच्चाई है। ये वही आत्मा है जिसकी आपने इज्जत लूटी थी, मारियो। जैक सोचता है कि कैट को मारियो के बारे में कैसे पता। जैक समझ जाता है कि कैट सही कह रही है। जैक कहता है, कैसे, क्या हुआ? तो कैट पूरी कहानी जैक को बताती है कि आपने मारियो की इज्जत लूटी थी।
उसके बाद वह आत्महत्या कर लेती है और एक आत्मा बनकर आपके दोस्त और अपने दलाल पति क्रिस्टियन को मार देती है। उस थाने के दरोगा को भी मार देती है। फिर वह भाई सैमी को मारती है। उसके सदमे से माँ मर जाती है और उसके बाद भाई रॉकी को भी वह आत्मा मार देती है। आप चलो और उस आत्मा से माफ़ी मांगो, शायद आपके पापों का प्रायश्चित हो सके, और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो और इस अवैध धंधे को बंद कर दो। जैक कहता है ठीक है, धंधा बंद कर दूंगा, पहले घर चलो। इतने में कैट के साथ में जो पुलिस वाला होता है, कैट उससे पहले ही पुलिस रूम को फ़ोन करने की सलाह देती है और पुलिस की टीम आ जाती है। तभी जैक के साथी पुलिस वालों पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। पुलिस भी उधर से फायरिंग शुरू कर देती है। इतने में कैट जैक से कहती है कि अपने साथियों से कहो कि वह खुद को पुलिस के हवाले कर दें। तभी जैक अपने साथियों से कहता है कि आत्मसमर्पण कर दो, अब हम इस धंधे को नहीं करेंगे। साथ ही जैक पुलिस वालों को अपने सभी ठिकाने के बारे में बता देता है। पुलिस सभी को पकड़ कर ले जाती है। सभी ठिकानों पर जाकर जैक के साथियों को गिरफ्तार कर लड़कियों को आज़ाद करा देती है और जैक पुलिस वाले से वादा करता है कि मुझे घर जाने दो, मैं अपने आप को आपके हवाले कर दूंगा। दरोगा कैट से कहता है तुम्हारी बात पर हम जैक को छोड़ रहे हैं, तुम्हें जैक को वापस लेकर आना होगा। उधर मारियो की आत्मा फादर को मारने का इंतजार करती है कि कब फादर चर्च से बाहर निकलेंगे और मारियो उनको मार डालेगी। और शायद वह आज समय आ जाता है जब फादर की तबीयत ठीक नहीं होती और उन्हें चर्च से अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया जाता है। फादर की तबीयत की जानकारी बहू लारा को मिलती है। बहू लारा अस्पताल में उनको देखने जाती है। 2 दिन लारा अस्पताल में उनके होश में आने का इंतजार करती है और 2 दिन बाद फादर को होश आता है। डॉक्टर लारा को फादर से मिलने की अनुमति देते हैं। लारा फादर से पूछती है अब आपकी तबीयत कैसी है? फादर कहते हैं हाँ, अब मैं कुछ ठीक हूँ, शरीर से काफ़ी कमज़ोर हो गया हूँ। तुम बताओ बहू लारा, कैसी हो? मुझे अब हवेली पर आना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे हवेली आने का मन ही नहीं करता। और क्या कैट वापस आ गई कि नहीं? लारा कहती है अभी कैट नहीं आई है, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं उस आत्मा ने कैट को ना मार दिया हो। फादर कहते हैं नहीं, वह आत्मा कैट को नहीं मारेगी। लारा पूछती है ऐसा आप कैसे कह सकते हैं फादर? फादर कहते हैं मुझे विश्वास है, या ये कहो कि मुझे ऐसा लगता है। फादर लारा से कहते हैं बहू आज अस्पताल में तुम्हें 2 दिन हो गए हैं, जाओ तुम आराम कर लो, रात भी हो रही है, अब मैं ठीक हूँ और यहाँ डॉक्टर और नौकर चाकर भी हैं, वह मेरी देखभाल कर लेंगे, तुम भी अपनी देखभाल करो जाकर और कल आना। फिर लारा अपनी हवेली चली जाती है। रात के 12 बजे होते हैं। मारियो की आत्मा अस्पताल के अंदर आ जाती है। मारियो जानती है कि वह फादर अगस्टीन को छू भी नहीं सकती। अस्पताल में एक नर्स सो रही होती है। आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। फिर वह आत्मा फादर के कमरे में जाती है और अगस्टीन पर डंडे से वार करने की कोशिश करती है। जैसे ही डंडा फादर को लगने वाला होता है वैसे ही डंडा दूर जाकर गिरता है और नर्स दीवार में जाकर लड़ जाती है। आत्मा को समझ नहीं आता कि कैसे मारा जाए। आत्मा को समझ नहीं आता कि कैसे मारा जाए और वह फिर दोबारा पादरी पर हमला करने की कोशिश करती है। अपने दोनों हाथों से गला दबाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वह आत्मा दीवार पर जाकर गिरती है। अब नर्स के सिर से खून निकलने लगता है। तभी आत्मा अगस्टीन को चढ़ रही दवा में जहर का इंजेक्शन लगा देती है और देखते ही देखते फादर तड़पना शुरू कर देते हैं और फादर की आंख खुल जाती है। फादर देखते हैं लाल आंखों वाली नर्स जोर जोर से हंस रही है। फादर तड़पते हुए पूछते हैं कि तुम कौन हो? वह नर्स बताती है कि वही मारियो जिसका आपके लड़के ने बलात्कार किया था और आपने उस लड़की को न्याय नहीं मिलने दिया, मैं वही मारियो हूँ। फादर और कुछ सुनते उससे पहले ही फादर दम तोड़ देते हैं। फिर मारियो की आत्मा उस नर्स को उसी कमरे में छोड़कर चली जाती है और नर्स को जब होश आता है तो वह देखती है कि उसके सिर से खून बह रहा है। वह कुछ समझ ही नहीं पाती ये सब कैसे हो गया। इधर मारियो की आत्मा जाकर लारा को बताती है कि एक और दुष्ट मर गया। इधर कैट जैक को लेकर क्रिस्टीन की बहन एंजेला के पास जाती है। जैक एंजेला से माफी मांगता है और कहता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, तुम जो सजा देना चाहती हो दे दो। एंजेला कहती है मैं कौन होती हूँ सजा देने वाली, जाओ मारियो की आत्मा ही माफ कर सकती है। तभी एंजेला पूछती है बताओ मारियो की आत्मा कहाँ मिलेगी। एंजेला उसे एक फादर के पास ले जाती है और फादर अपनी शक्तियों से बताता है कि वह आत्मा तुम्हारी हवेली के कमरे में है। कैट जैक को लेकर हवेली पहुंचती है और देखती है कि फादर अगस्टीन अब इस दुनिया में नहीं है। भाभी लारा से पूछती है ये अब कैसे हो गया, पापा को तो वह आत्मा मार भी नहीं सकती थी, फिर ये क्या हो गया। भाभी लारा बताती है कि अस्पताल से फोन आया था कि हम फादर अगस्टीन को नहीं बचा सके। जैक बहुत जोर जोर से रोने लगता है और कहता है डैड मुझे हो सके तो माफ कर दीजिएगा,
यह सब मेरी गलती का ही परिणाम है जो आज मैंने आप सबको खो दिया। और कैट कहती है, अब इन सब से क्या फ़ायदा, तुमने बहुत गलत किया। चलो जैक, अब पापा का अंतिम संस्कार कर दो। कैट समझ जाती है कि यह मारियो की आत्मा ने ही किया है। कैट, जैक और लारा जब अंतिम संस्कार करके घर लौटते हैं तब कैट जैक और लारा को लेकर फादर के कमरे की तरफ जाती है और सोचती है फादर की तिजोरी में रखी माला जैक को पहना दूंगी तो जैक को वह आत्मा नहीं मार सकेगी। इतने में हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। जैसे ही कैट फादर के कमरे की ओर बढ़ती है, फादर का दरवाजा भी बंद हो जाता है। कैट समझ जाती है कि मारियो आसपास ही है। कैट अपनी माला निकालकर जैक को पहना देती है और कैट दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन खोल नहीं पाती। जैक काफी डरा हुआ है और दरवाजा खोलने की कोशिश करने में लग जाता है लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा होता। तभी भाभी लारा कैट से कहती है, तुम जैक चाहे जितनी मेहनत कर लो, ये दरवाजा नहीं खुलने वाला। कैट कहती है, क्यों भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तभी लारा कहती है, ये मारियो का काम है, मारियो की आत्मा ने ही किया है। कैट कहती है, आप कैसे जानती हो मारियो को? लारा गुस्से में कहती है, मारियो मेरी बहन है, मेरी बहन मारियो मेरे घर आई थी, मैं जैसे ही उसे गले से लगाती हूँ मैं उसके आर पार हो जाती हूँ। तब मेरी बहन पूरी बात बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, जिसका बलात्कार तुम्हारे भाई जैक ने किया। तुम्हारे भाई ने किस तरह उसका अपमान किया, कितना घिनौना कृत्य तुम्हारे भाई ने किया। वो चिल्लाती रही लेकिन किसी ने नहीं सुना। फिर मैंने प्रण किया कि हम हर उस इंसान से बदला लेंगे जो इस कृत्य में लिप्त था। कैट कहती है, भाई रॉकी तो आपके पति थे, उन्हें क्यों मारा? लारा कहती है, रॉकी से शादी करके तुम्हारे भाइयों और फादर को मारना मेरा मकसद बन गया था, इसीलिए मैंने झूठी शादी की। आज तुम जैक को नहीं बचा सकोगी, जैक को मरना होगा। इतना सुनकर जैक लारा से माफ़ी मांगने लगता है और बहुत गिड़गिड़ाता है, मुझे माफ़ कर दीजिए। भाभी लारा कहती है कि मैं नहीं माफ़ कर सकती, एक शर्त पर माफ़ कर सकूंगी, तुम खुद को कानून के हवाले कर दो तो शायद मारियो की आत्मा तुम्हें माफ़ कर दे। तभी मारियो की आत्मा आ जाती है और मारियो की आत्मा जैक की तरफ आगे बढ़ती है। तभी माला की शक्ति के कारण मारियो सीढ़ी से नीचे दूर जाकर गिरती है। लारा सीढ़ी से उतरकर मारियो की तरफ भागती है। कैट लारा के पीछे दौड़ती है और सीढ़ियों से नीचे उतरकर मारियो से कहती है, मेरा भाई खुद को कानून के हवाले कर रहा है, उसे माफ़ कर दो। मारियो कहती है कि अगर तुम्हारा भाई अपने गुनाहों को कबूल करके कानून के हवाले खुद को कर देता है तो मैं उसे माफ़ कर दूंगी। तब तक जैक समझ चुका होता है कि यह माला जब तक वो पहने है तब तक मारियो उसे मार नहीं सकेगी। जैक भी सीढ़ियों से नीचे आ जाता है। जैक अपनी पिस्टल निकालता है और मारियो की आत्मा पर मारता है और कहता है, मैं अपने आप को कानून के हवाले नहीं करूँगा, तू मेरा क्या कर लेगी? मैं यहाँ तुम्हें मारने ही आया था, न कि खुद को कानून के हवाले करने। कैट कहती है, ये भाई तुम क्या कर रहे हो? तुम आत्मा को नहीं मार सकते हो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तभी लारा हवेली में टंगी बंदूक जैक पर चला देती है। इतने में कैट बंदूक को जैक की तरफ चलता देख वो जैक को बचाने के लिए कूद पड़ती है और गोली कैट को लगती है। जैक पागलों की तरह रोने लगता है और कैट मर जाती है। अब जैक लारा पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देता है। लहूलुहान लारा जमीन पर गिर पड़ती है। मारियो लारा के शरीर में प्रवेश कर जाती है, फिर लारा को वहां से हटाकर गायब हो जाती है। मारियो को गायब होता देख जैक अपनी बहन कैट से लिपट कर रोने लगता है। उधर मारियो की आत्मा सीढ़ी पर खड़ी हो जाती है और बंदूक से जैक पर फायरिंग करती है। जैक भी दम तोड़ने वाला होता है कि मारियो जैक और कैट पर सीढ़ियों की एक दीवार गिरा देती है और दोनों उसी में दफन हो जाते हैं। अब मारियो की आत्मा लारा के शरीर से बाहर निकलती है। लहूलुहान लारा जमीन पर गिर पड़ती है और अपनी बहन से कहती है, बहन मारियो, आपको इंसाफ मिल गया है और शायद मेरी जिंदगी भी यहीं तक थी, अब आपसे स्वर्ग में मुलाकात होगी। और इतना कहकर लारा भी मर जाती है और मारियो की आत्मा की आंखों से लाल खून की धारा निकल पड़ती है और कहती है, बहन तुम मेरी वजह से मरी हो, मैंने मना किया था तुम्हें, तुम इन सब से दूर रहो, लेकिन तुम नहीं मानी। इतना कहकर मारियो जोर जोर से रोने लगती है। इधर सभी आत्माएं ईश्वर के कटघरे में पहुंच जाती हैं। अब यह हवेली भूतों की हवेली के नाम से मशहूर हो जाती है। ये वीरान खंडर हवेली आज भी अपनी कहानियां सुनाती है और आज भी अगर कोई हवेली की तरफ देखता है तो उसे अंदर से चीज़ों की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। आत्मा ने किया मेरे बच्चे को जिंदा। ये घटना सन 1958 में घटित हुई थी। उस समय में चिकित्सा सुविधाएं बहुत ही कमज़ोर हुआ करती थीं।
यूपी के मुजफ्फरपुर के रसूलपुर गांव में एक चौधरी गिरधर सिंह नाम का एक आदमी रहा करता था। उसका एक 3 साल का बच्चा था। उसे चेचक हो गया और काफ़ी इलाज कराने के बाद भी वो जिंदा नहीं बच सका। रात में उसकी मौत होने से सुबह उसके अंतिम संस्कार करने का निर्णय किया गया। उसी रात को मुजफ्फरपुर के एक दूसरे गांव में शोभाराम नाम के एक आदमी की बैलगाड़ी के पहिए के नीचे आ जाने से मौत हो गई। उसको अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मृतक के घर वालों ने उसका दाह संस्कार कर दिया। दूसरी तरफ जब रसूलपुर में उस मृत बच्चे को दफन करने के लिए जंगल जाने लगे, अचानक रास्ते में उसके शरीर में हलचल हुई और वह उठकर खड़ा हो गया। लोग ये देखकर दंग रह गए, लेकिन बाद में उसको जिंदा देखकर सभी खुश हो गए। लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि उस बच्चे के शरीर को किसी और की आत्मा ने जकड़ रखा था। उस 3 साल के बच्चे में 23 साल के शोभाराम की आत्मा घुस चुकी थी। वो अलग जगह पर आकर बहुत परेशान हो रहा था और खाना खाने से मना कर रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से समझाकर उसको खाने के लिए राजी किया गया। एक दिन वो बच्चा अपनी माँ के साथ उसके ननिहाल जा रहा था कि अचानक रास्ते में वो जगह आई जहाँ शोभाराम की मौत हुई थी। उस बच्चे ने इशारा करके बताया कि ये रास्ता उसके गांव की ओर जाता है और उसकी माँ उसकी बातों को अनसुना करके ननिहाल चली गई। उसके ननिहाल में आत्माराम के गांव का एक आदमी जगन्नाथ किसी काम से आया था। आत्माराम की आत्मा ने उसको पहचान कर उसे आवाज़ लगाई। जगन्नाथ को बच्चे के मुंह से अपना नाम सुनकर अचंभा हुआ। जगन्नाथ के पूछने पर उस बच्चे ने पूरा इतिहास बता दिया और बोला, मेरी मौत से पहले ही तुम लोगों ने मुझे जला दिया और इस बच्चे के खाली शरीर को देखकर मैं इसमें रहने लग गया। जब जगन्नाथ ने ये बात अपने गांव में बताई तो उसके पूरे परिवार के लोग आत्माराम से मिलने चल दिए। उस बच्चे ने सबको पहचान लिया और वो उनके साथ गांव चल दिया और उसने वापस रसूलपुर आने से मना कर दिया, लेकिन लोगों के समझाने पर मान गया। इस तरह वह 2 परिवारों को साथ लेकर चलता रहा। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि यदि कम उम्र में किसी की मौत हो जाती है तो वो अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी के शरीर को इसका जरिया बना सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये केवल कहानी है, लेकिन हकीकत में ऐसे कुछ मामले होते हैं जिनको कोई पहचान नहीं पाता। इस कहानी में आपको थोड़ी सी भी सच्चाई लगे तो कमेंट करके अपना विचार लिखना ना भूलें। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वैसे तो मैं भी भूत प्रेतों में ज़्यादा बिलीव नहीं करता, लेकिन जो इंसिडेंट उस दिन मेरे साथ हुआ, मैं खुद मजबूर हो गया कि वाकई में भूत जैसी भी कोई चीज़ होती है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे आजकल के समय में लोग भूत प्रेत की बातों को अंधविश्वास से जोड़ते हैं। कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं जो बिलीव करते हैं भूत प्रेत में, लेकिन वो इस करके नहीं बताते या वो इस करके हामी नहीं भरते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो हाँ कहेंगे या वो बोलेंगे कि हाँ भूत होते हैं तो शायद उनका ना सोसाइटी में मजाक बनाया जाएगा। इसलिए वो खुद भी इन चीज़ों से सिंपली मना कर देते हैं, क्योंकि लोग आखिर में उनको यही बोलेंगे, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद आप इन सब चीज़ों में बिलीव करते हो। उनकी बात को कोई सीरियसली नहीं लेगा। तो मैं ना मेरे साथ का इंसिडेंट आपको सुनाता हूँ। ये बात कोई 5-6 साल पहले की है, जब मैं दिल्ली में नया था और मेरी नई जॉब लगी थी। यहाँ पास में ही एक जगह है महरौली, हाँ वही महरौली, कुतुब मीनार के पास वाला इलाका। तो वहीं ना मैंने फ्लैट ले रखा था। फ्लैट भी काफ़ी बड़ा था। वैसे तो उस फ्लैट में मैं अकेले ही रहता था, लेकिन अक्सर ना मेरे गाँव से मेरे यार दोस्त, कभी कोई रिश्तेदार दिल्ली घूमने आते या किसी काम से आते तो अक्सर आया जाया करते थे, रुकते भी थे। एक छोटे से फैमिली के लिए ना ये फ्लैट बहुत ही अच्छा था। सबसे खास बात इस फ्लैट के लिए यही थी ना कि ये पूरी तरह से खुला हुआ था। तो जैसा मैंने बताया ना, फ्लैट काफ़ी बड़ा था। इसमें एक बड़ा सा हॉल था, उसके पास में एक बाथरूम था और एक रसोई घर, एक यानी कि किचन था, और इसमें ग्लास डोर्स लगे हुए थे। पर मैं इसको काफ़ी कम ही खोला करता था, क्योंकि पीछे से कई बार जानवर वगैरह, बंदर वगैरह आकर के ना किचन में सारा सामान बिगाड़ दिया करते थे। अब आप बोलोगे कि फ्लैट में जानवर वगैरह कैसे, तो मैंने आपको बताया ना, ये फ्लैट मैंने महरौली के पास लिया था। और महरौली किस चीज़ के लिए फेमस है? कुतुब मीनार के अलावा इसके जंगलों के लिए। हाँ, तो ये फ्लैट जो था उन जंगलों के पास में ही था और इसकी बालकनी से नीचे देखने पर सांप वगैरह के दर्शन आम बात थे। एक दिन शाम के समय मेरे गाँव का एक लड़का जो उसी शहर में किसी दूसरी कंपनी में काम करता था मुझसे मिलने आया। मैंने उससे कहा कि आज तुम यहीं रुक जाओ,
सुबह यहीं से ड्यूटी चले जाना। काफ़ी देर तक हमारे बीच बहुत सारी बात हुई, काफ़ी पुरानी बातें और वो सब बचपन की बातें। तो शाम हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, फिर वो बोला कि मैं जा रहा हूँ। तो मैंने बोला कि यार अब इतनी शाम को तुम कहाँ जाओगे, कल यहीं से ड्यूटी चले जाना। तो पहले तो वो मानने को रेडी नहीं हुआ, बोला नहीं आपकी नींद ख़राब होगी, मैं तो ड्यूटी अर्ली इन द मॉर्निंग जाता हूँ। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, अलार्म लगा लो और आराम से नाश्ता वगैरह रेडी करके और चले जाना, बस मुझे मत जगाना। तो मेरा इतना समझाने के बाद वो मान गया। खैर मेरे फ्लैट पे ना एक ही बेड था, तो मैं बेड पे सो गया और वो नीचे चटाई पे सो गया। सोते वक्त ना मैं कभी भी गुप्त अंधेरा करके नहीं सोता, मैं ना एक हल्की रोशनी ज़रूर करके रखता हूँ। उस रात लगभग 2 बजे होंगे और अचानक मेरी नींद खुल गई। फिर मेरी नज़र किचन की तरफ गई। मैंने क्या देखा, एक आदमी किचन का दरवाज़ा खोलकर अंदर गया और मैं कुछ बोलूं उससे पहले ही वो किचन का दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो गया। मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं लगी, क्योंकि मुझे पता था कि गांव वाला लड़का ड्यूटी के लिए लेट ना हो सकता है इस वजह से वो जल्दी उठ गया हो, कुछ पहले से ही अपने नाश्ते के लिए रेडी करने लगा होगा। लेकिन ये बातें मेरे दिमाग में तब तक ही थी जब तक मैंने उस लड़के को देखा नहीं। फिर मैंने देखा कि अचानक से किचन से निकलकर वो बाथरूम की तरफ चला गया और फिर बाथरूम का दरवाज़ा बंद हो गया। अब ना मुझे थोड़ी इरिटेशन लग रही थी। वैसे तो वो लड़का मेरे रिश्ते में ही लगता था। फिर मैंने घड़ी की तरफ देखा और फिर मैंने उसको आवाज़ दी कि भाई ये सब क्या चक्कर है। फिर जो मैंने देखा मैं शॉक्ड रह गया, वो लड़का तो मेरे पास में सो रहा था। फिर वहां किचन में कौन, और वो कौन जो बाथरूम में गया। अब तो मैं तुरंत बेड से उठा और दौड़कर मैंने उसको जगाया। वो आंख मलते हुए उठा, पर मैंने उसको कुछ बताया नहीं। मैंने बस उससे इतना ही पूछा कि तू 2-3 मिनट पहले जागा था क्या। मैं बोला कि नहीं, मैं तो नहीं जागा। वो फिर से सो गया। अब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने कमरे की लाइट्स ऑन कर दी, पूरे फ्लैट में रोशनी ही रोशनी हो गई। अब मैं कभी बाथरूम की तरफ देखूं, कभी किचन के दरवाजे को देखूं। बाथरूम का दरवाज़ा अभी भी बंद था। मैंने थोड़ी हिम्मत की, धीरे से बाथरूम का दरवाज़ा खोला, उसमें कोई नहीं था। इसके बाद मैंने किचन का दरवाज़ा खोला, किचन की लाइट्स ऑन करी, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं दिखा। अब मैं क्या करूँ, मेरी तो नींद एकदम उड़ गई थी। खैर इस बात का जिक्र मैंने किसी से नहीं किया। मुझे लगा कि हो सकता कि मेरा वहम था, अगर मैं किसी को बताऊंगा तो शायद मेरे रूम पे भी कोई ना आए। खैर 1 महीना हो गया था अब इस बात को। उसके बाद से ऐसा कुछ एक्सपीरियंस मुझे फिर कभी नहीं हुआ। एक दिन मेरे गांव से 2 और लोग मेरे पास आए। उनमें से एक को विदेश जाना था और दूसरा उनको छोड़ने आए थे। वो लोग भी रात को मेरे यहाँ रुके और उस रात मैं अपने एक रिश्तेदार से मिलने चला गया था और रात को वहीं रुक गया, वापस नहीं आया। और जब सुबह सुबह मैं अपने रूम पर पहुंचा तो वो दोनों लोग बिल्कुल तैयार होके बैठे थे, जैसे मेरा इंतज़ार ही कर रहे थे। और उनकी शक्ल से लग रहा था कि बहुत डरे हुए थे, उदास से लग रहे थे। मेरे आते ही वो लोग बोल पड़े कि अब हम लोग जा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि फ़्लाइट तो कल है, तो आज रात आप लोग कहाँ रुकोगे। उनमें से एक ने बोला रोड पे सो लेंगे, इस कमरे में नहीं। जब उसने ऐसा बोला ना, अचानक से मुझे वो बात क्लिक कर गई, जो इंसिडेंट मेरे साथ 1 महीने पहले हुआ था। मुझे लगा कहीं इन लोगों ने भी तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया यहाँ पे। मैंने उन दोनों से पूछा क्या हुआ, बात क्या है। तो उनमें से एक ने कहा रात में कोई आदमी आकर मुझे जगाया और बोला कि कंपनी में चलते हैं, मेरा पर्स वहीं छूट गया है। फिर मैं थोड़ा डर गया, इसको भी जगा दिया। इसने भी उस आदमी को देखा, वो दिखने में एकदम सीधा साधा लग रहा था और बड़ा शांत सा था। हम लोग एकदम से डर गए क्योंकि हमें वो आदमी बाद में किचन में जाता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद वो कभी किचन से बाहर ही नहीं निकला। हम लोगों का तो डर के मारे बुरा हाल था। हम लोग रात भर बैठकर हनुमान जी का नाम जपते रहे, उस किचन के दरवाजे की तरफ टकटकी लगा के देखते रहे। ऐसे ही सुबह हो गई, वो आदमी अभी तक किचन से नहीं निकला है। अब तो मैं थोड़ा डर गया, उन दोनों को साथ में लिया और किचन की तरफ गया। मैंने दरवाज़ा खोला पर किचन पर कोई नहीं था। मैंने बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को देखा, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, फ्रिज खोलने के बाद मैंने देखा कि फ्रिज में लगभग 1 किलो टमाटर रखे हुए थे, वो गायब थे। और टमाटर के कुछ बीज और उसका जूस वगैरह आसपास फैला हुआ था और एक अजीब सी स्मेल आ रही थी पूरे किचन से। खैर पता नहीं ये हम लोगों का वहम था या वास्तव में कोई आत्मा हमारे रूम में आई थी।
मैंने इससे छुटकारा पाने के लिए उस फ्लैट को चेंज कर दिया और दूसरी बिल्डिंग में आकर रहने लगा। प्रेत ने कराया तबादला। वर्षों पुरानी घटना है। दानापुर रेल मंडल में एक उजड़ और झगड़ालू किस्म का आदमी काम करता था। उसका नाम था मोहन सिंह। वो हाल ही में वहां पर ट्रांसफर होकर आया था। उसका तबादला करवाया गया था। वह जहां पर अपॉइंटेड था वहां सबसे लड़ता झगड़ता रहता था। उसके सहकर्मी यानी कि साथ में काम करने वाले कलीग्स और अधिकारी उससे परेशान हो चुके थे। उनकी कई शिकायतों के बाद उसका तबादला किया गया था। दानापुर रेलवे मंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों को उसके बारे में जानकारी मिल चुकी थी। मोहन सिंह ज्वाइनिंग करने के तुरंत बाद क्वार्टर की मांग करने लगा। कोई क्वार्टर खाली नहीं था। एक क्वार्टर था जो भूतहा माना जाता था, इसलिए कई वर्षों से बंद पड़ा था। रेल मंडल के अधिकारियों ने उसे वही क्वार्टर अलॉट कर दिया। उसने बिना किसी सोच विचार के उसे एक्सेप्ट कर लिया। उसकी सफाई कराई गई, कलरिंग कराई गई, फिर आराम से उसमें रहने लगा। पहले ही रात लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने बैठा तो उसके आसपास कुछ पत्थर गिरे। वो चौंका, लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वह अपना काम करता रहा। थोड़ी देर बाद फिर कुछ लकड़ी वगैरह गिरी, एक हड्डी भी गिरी। उसे गुस्सा आया। चीख कर गाली बकते हुए बोला, कौन है रे हरामजादे, हिम्मत है तो सामने आ तुझे बताऊं। तभी ऊपर से एक आदमी का कटा हुआ पांव गिरा। मोहन ने उसे पकड़ा और चूल्हे में झोंक दिया। बोला, अब आ साले। जोरों से हंसने की आवाज आई और एक आदमी सामने आ खड़ा हुआ। उसने कहा, वाह बहादुर, तुम बिल्कुल नहीं डरे। लोग तो मेरी आहट से कांप जाते हैं। मोहन बोला, तुम क्या चाहते हो और किस लिए ये सब कर रहे थे? वो आदमी बोला, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम कराना है। तुम हिम्मती हो, इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम कर सकते हो। मोहन बोला, क्यों करूं मैं तुम्हारा कोई काम, मुझे इससे क्या फायदा होगा? वो आदमी बोला, तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारा एक काम कर दूंगा, तुम जो भी चाहो, साथ में कुछ इनाम भी दूंगा। क्या मेरा तबादला वापस पुरानी जगह पर करा सकते हो? मोहन बड़ी उम्मीदों से बोला, बिल्कुल करा सकता हूं, वादा करता हूं। तो फिर ठीक है, बोलो तुम्हारा क्या काम है? देखो, मैं एक प्रेत हूं, मेरा भाई भी प्रेत है। उसे एक तांत्रिक ने कैद कर लिया है और वो उसे घड़े में बंद करके कल शमशान ले जाएगा और जमीन में गाड़ कर भस्म कर देगा। फिर वह कभी आजाद नहीं हो सकेगा। तो इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? तुम अगर घड़े को तोड़ दोगे तो वो आजाद हो जाएगा। ये काम तुम खुद क्यों नहीं कर लेते? तांत्रिक के बंधन के कारण कोई प्रेत यह काम नहीं कर सकता। उसकी शक्ति काम नहीं करेगी। मनुष्य यह काम कर सकता है। इसीलिए मैं कोई साहसी आदमी ढूंढ रहा था। ठीक है, मैं ये कर दूंगा, लेकिन मेरा ट्रांसफर कब करवाओगे? मेरा काम होने के एक हफ्ते के अंदर तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हें दूर से पत्थर मारकर घड़ा फोड़ देना है। कब चलना है? आज से ठीक 3 दिन बाद मैं रात के 1 बजे तुम्हें शमशान के रास्ते में ले चलूंगा, जिधर से वो घड़ा लेकर गुजरेगा। ठीक है, मैं तैयार रहूंगा। तीसरे दिन रात के वक्त प्रेत ठीक उस समय पर आया और मोहन को लेकर के सुनसान इलाके में चल दिया। थोड़ी देर बाद कुछ लोगों के आने की आहट मिली। मोहन ने देखा एक आदमी सिर पर घड़ा लिए जा रहा है। प्रेत ने इशारा किया। उसने जेब से पत्थर निकाला और निशाना लेकर जोर से घड़े पर दे मारा। निशाना ठीक बैठा, घड़ा फूट गया। जोरों की आवाज के साथ एक रोशनी उड़ती हुई हवा में विलीन हो गई। प्रेत ने खुश होकर मोहन से कहा, धन्यवाद, तुमने मेरे भाई को आजाद कर दिया। अब मैं तुम्हारा काम करवाऊंगा। तुम्हारे क्वार्टर में कोई भी आकर रहेगा उसे तंग नहीं करूंगा।
तुम जब याद करोगे तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अगले दिन रेल मंडल के कर्मचारी विभाग के अधिकारी के पास प्रेत पहुंचा और मोहन का तबादला करने को कहा। अधिकारी ने आनाकानी की और पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारी बात मैं क्यों सुनूं? प्रेत ने कहा कि सोच विचार कर लीजिए, मैं फिर मिलूंगा। इसके बाद वह गायब हो गया। अधिकारी हैरान रह गया कि वह अचानक गायब कैसे हो गया। उसी रात अधिकारी जब अपने क्वार्टर में सोया हुआ था, प्रेत ने उसे झकझोर कर उठाया और वह शॉक्ड रह गया। प्रेत बोला, तुम्हारे घर के दरवाजे, खिड़कियां सब बंद हैं, फिर भी मैं अंदर आ गया। इसी तरह चला भी जाऊंगा। समझे मैं कौन हूं? मैं कुछ भी कर सकता हूं। जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी बात माननी ही पड़ेगी। मरना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं अंतिम वार्निंग दे रहा हूं। कल उसका तबादले का ऑर्डर निकलेगा, नहीं तो परसों तुम्हारी अर्थी निकलेगी। सोच लो क्या करना है। और वह गायब हो गया। अधिकारी डर के मारे कांपने लगा। रात भर नींद नहीं आई। सुबह ऑफिस पहुंचा तो सबसे पहले ट्रांसफर का लेटर तैयार किया। इधर सुबह के वक्त जब मोहन सिंह उठा तो उसके बिस्तर पर 1 लाख रुपयों की गड्डी दिखाई पड़ी। वह समझ गया कि यह उसका इनाम है। ऑफिस पहुंचा तो उसे पता चला कि उसका तबादले का आदेश निकल चुका है। वह वापस धनबाद रेल मंडल भेजा जा रहा है और ये जानकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। दरवाजा खोलो। विनय एक बीमा कंपनी में काम करते हैं। उनकी कंपनी उनको एक जगह से दूसरे जगह ग्राहक से मिलने के लिए भेजती रहती है, जिसके कारण वो एक जगह पर नहीं रह सकते। इस बार उनको नेपाल के छोटे से पहाड़ी इलाके में जाना था, करीब 1 महीनों के लिए। इसलिए इस बार उन्होंने अपनी पत्नी को भी साथ ले लिया। परिवार में सिर्फ वो और उनकी पत्नी ही रहती थी। विनय और उसकी पत्नी दोनों नेपाल के लिए निकल पड़े। वैसे भी ठंड का मौसम था और नेपाल में बहुत तेज बर्फ पड़ रही थी। वो लोग अपने घर पहुंच चुके थे। अपने घर तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि घर छोटे से गांव में एक पहाड़ी के इलाके में था, जिसकी वजह से दोनों बहुत थक चुके थे। रात के 12:30 बज चुके थे। जहां वो रह रहे थे वहां दूसरे घर एक दूसरे से बहुत दूर दूर थे। बाहर जोरों से ठंडी हवा और बर्फ गिर रही थी। दोनों अपने रजाई में दुबक कर आराम ही कर रहे थे कि अचानक उनको लगा कि किसी ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया है। फिर उन्होंने सोचा कि क्या पता तेज हवा चलने की वजह से ऐसा हो रहा हो, इसलिए उन्होंने उसको अनदेखा कर दिया। अगली सुबह विनय जिस काम के लिए यहाँ आया था उसके लिए निकल पड़ा। उसकी पत्नी घर में अकेले ही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो घर में बैठे वक्त कैसे बिताए। उसने सोचा कि चलो क्यों ना बाहर जाकर ही कुछ देख लिया जाए। बाहर ठंड तो थी पर हवा नहीं चल रही थी, इसलिए उसने अपना स्वेटर पहना और बाहर निकलने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही उसने अपने घर का गेट खोला, वैसे ही देखती है कि घर के पास बने एक खंभे के पीछे एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, जो उसको चुपके देख रहा है। विनय की पत्नी ने उसको अपनी ओर बुलाया, पर वो नहीं आया और वहां से भाग गया। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो लड़का उसको फिर से घूरे जा रहा था। इस बार उसकी पत्नी ने उसे पकड़ लिया और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला, ना ही कुछ बताया। विनय की पत्नी ने उससे उसके घर के बारे में पूछा। आखिर में उसका नाम पूछने पर उसने अपनी धीमी सी आवाज में अपना नाम सूर्य बताया और फिर वहां से भाग गया। उसको उसका व्यवहार कुछ समझ नहीं आया। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो बच्चा रोज उस खंबे के पीछे से निहारता रहता था। उस दिन रविवार की रात थी। दोनों घर में अंगीठी के सामने आग ताप रहे थे, क्योंकि बाहर की हालत बहुत खराब थी। इतनी खराब कि कोई थोड़ी देर के लिए भी बाहर निकल जाए तो उसकी जान चली जाए। अचानक दरवाजा किसी ने खटखटाया। दोनों को फिर से लगा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा हो।
तभी फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। इस बार खटखटाने की आवाज तेज आ रही थी। ये आवाज सुनकर दोनों डर गए, क्योंकि इतनी रात को, वो भी जान ले लेने वाली ठंड में, आखिर कौन हो सकता है। दोनों केवल एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अचानक दरवाजे के बाहर से धीरे धीरे रोने की आवाज आने लगी। तभी विनय ने जोर से आवाज में बोला, कौन है बाहर? कुछ देर तक आवाज नहीं आई और उसके बाद एक धीमी सी आवाज आई, दरवाजा खोलो। कृपया करके दरवाजा खोलो, बहुत ठंड है। यह आवाज किसी छोटे से बच्चे की थी। तभी विनय की पत्नी को यह आवाज जानी पहचानी लगी। उसने कहा, यह तो उसी बच्चे की आवाज लगती है जो रोज घर के बाहर खड़ा रहता था। विनय की पत्नी ने कहा, हमें उसे अंदर लाना चाहिए। वो भागते हुए दरवाजे के पास ही जा रही थी कि अचानक उनके घर के फोन की घंटी बजी। फोन एक पड़ोस में रहने वाली औरत का था, जिससे आज ही विनय की पत्नी मिलकर आई थी। विनय की पत्नी ने फोन उठाया। वहां से उस औरत की आवाज आई, हेलो जी, मैं आपको बताना भूल गई थी कि अगर आपके घर के बाहर कोई दरवाजा खटखटाए तो उसको मत खोलना। विनय की पत्नी ने कहा, अभी मेरे घर के बाहर एक बच्चे की आवाज आ रही है जो दरवाजा खोलने को कह रहा है। तभी उस औरत ने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल मत खोलना, वो असल में एक आत्मा है और यहाँ जब तेज आंधी और ठंड पड़ती है तब सबके घर के बाहर आ जाता है और दरवाजा खोलने को कहता है। वो ठंड का बहाना बनाता है और दरवाजा खुलवाने की कोशिश करता है। अगर कोई गलती से भी दरवाजा खोल देता है तो वो अगले दिन बर्फ में दबा हुआ मिलता है। ये सुनते ही जैसे उनके पैरों से जमीन ही खिसक गई। वो सोचने लगी, जो बाहर दरवाजा खटखटा रहा है वो असल में एक आत्मा है। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। अगले दिन ही वो दोनों भागकर पड़ोसी के पास गए और पूरे मामले के बारे में पूछा। उस औरत ने बताया कि इस गांव में एक परिवार रहता था। पहाड़ टूटने की वजह से वो पूरा परिवार उसमें दब गया। बस एक बच्चा बच गया। वो दूसरों के घर जा जाकर खाना मांगता था। एक दिन बहुत जोरों से बर्फ की आंधी पड़ रही थी। वो दूसरों के घर के बाहर दरवाजा खटखटाकर घर के अंदर आने की गुहार लगा रहा था, पर किसी ने भी उसकी गुहार नहीं सुनी। ठंड की वजह से सब अपने घरों में दुबके हुए थे। अगली सुबह होने पर उस बच्चे की लाश बर्फ में अकड़ी हुई मिली। आज भी कभी कभी जब जोरों से बर्फ की आंधी आती है तो उसकी आत्मा सबके घर के पास आकर गुहार लगाती है। ये सब सुनकर दोनों हैरान रह गए, लेकिन वो वहां 1 महीने जब तक रहे तब तक 3-4 बार उनके साथ ऐसा ही हुआ। लेकिन विनय का काम खत्म हो जाने पर वो वहां से चले गए। लेकिन विनय की पत्नी के दिमाग में एक रहस्य हमेशा बना रहा कि उस घटना के बाद जो बच्चा उसे रोज घर के बाहर दिखता था वो कभी नहीं दिखा। आज की कहानी है डर से भी बड़ा डर। खड़ 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 ट्रेन स्पीड से भागी चली जा रही थी। शाम का समय था। तेज बारिश और बीच बीच में बिजली की चमक एसी कोच की खिड़कियों से अपनी प्रेजेंट बता रही थी। केबिन का ये एकांत और ये डरावना मौसम मुझ जैसे डरपोक आदमी को और भी डरा रहा था। थोड़ी देर बाद गाड़ी के पहियों की रफ्तार कम हुई और एक छोटे से स्टेशन पर गाड़ी रुकी। बारिश इतनी ज्यादा थी कि मैं स्टेशन का नाम नहीं पढ़ पा रहा था। मैं अपने केबिन में अकेला था और इस सोच विचार में था कि कोई सहयात्री आ जाए जिससे मैं बातचीत करते करते आगे का रास्ता आसानी से काट सकूं। और एक अंदर का डर जो मेरे अंदर उठ चुका है उससे मुझे छुटकारा मिल सके। तभी किसी ने केबिन का दरवाजा खटखटाया और एक शांत सा दिखने वाला आदमी केबिन में दाखिल हुआ। अपना सामान और सारी चीजें एडजस्ट करने के बाद वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। मेरी तरफ हाथ आगे बढ़ाकर उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। मैं मिस्टर घोष, मैं कोलकाता जा रहा हूँ। पुनर्जन्म से संबंधित एक वर्कशॉप में
पार्टिसिपेट करने के लिए। मैंने उसे बताया कि मैं कानपुर में लेक्चरर के पद पर हूँ और पटना जा रहा हूँ। उसने कुछ खाने का सामान निकाला और मुझे भी खाने के लिए दिया। लेकिन मैं बहुत ही शक्की व्यक्तित्व का प्राणी हूँ। ट्रेन में किसी अजनबी के द्वारा दिए गए खाने को लेना नामुमकिन था मेरे लिए। मैंने बड़ा ही पोलाइटली उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया। वो भी कम उस्ताद नहीं था। बहुत तेज हंसा और बोला, शक कर रहे हैं आप मेरे ऊपर? अभी तो कुछ नहीं, देखिए आगे आगे क्या होता है। उसके ये शब्द सुनकर मैं एकदम डर गया, किंतु मैंने किसी तरह अपनी घबराहट को छिपाया। कोई स्टेशन आने पर वो उतरता और ट्रेन चलने के बाद किसी दूसरे कंपार्टमेंट में चढ़कर फिर आ जाता। पूछने पर बोलता कि बीच बीच में रेलवे की नौकरी भी कर लेता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं और वो अलग अलग चीजों पर चर्चा करने लगे। उसने पुनर्जन्म से संबंधित बातें शुरू की और पुनर्जन्म को अंधविश्वास बताया। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे पूछा, क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं? मैंने कहा, बिल्कुल। वो जोर से हंसा और बोला, ये सब बकवास है। मुझे भूतों पर विश्वास था, लेकिन वो भूतों के अस्तित्व को ही नकार रहा था। अब तक रात काफी हो चुकी थी। डिस्कशन के बाद में मैं उस फर्स्ट एसी के कोच में सोने की कोशिश कर रहा था। अचानक मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कोई मेरे गले पर गर्म अंगार रख रहा है। मैं हड़बड़ाकर उठा। कहीं कोई नहीं, मेरे अलावा उस रूम में सिर्फ वो यात्री था जो सामने की बर्थ पर घोड़े बेच कर सो रहा था। मैं फिर से सोने की कोशिश करने लगा। अभी आंख लगी ही थी कि मुझे अपने पेट पर बहुत तेज दबाव और हंसने की तेज आवाज सुनाई दी। मैं घबराकर उठा तो देखा कि वो पैसेंजर बर्थ पर नहीं था। लगभग 1 से 2 मिनट बाद वो आया और बोला, जनाब सोए नहीं? मैंने अपनी घबराहट रोकते हुए उससे कहा, अभी नींद नहीं आ रही। और मैंने अपने बैग से एक मैगजीन निकाली और पढ़ने का नाटक करने लगा। वो कोई पैसेंजर भी बर्थ पर लेट गया और कुछ देर में उसके खर्राटे केबिन में गूंजने लगे। मैं भी थोड़ा रिलैक्स हुआ और बर्थ पर आंख बंद करके लेट गया। ट्रेन कभी धीमी होती, कभी रफ्तार पकड़ लेती, लेकिन मेरे दिल ने अब तेज रफ्तार ही पकड़ रखी थी। भय और घबराहट से मुझे टॉयलेट जाने की इच्छा हुई। मैं टॉयलेट की तरफ मुड़ गया। जैसे ही मैंने टॉयलेट का दरवाजा खोला, वो को पैसेंजर मुझे अंदर दिखा और मैं चिल्लाते हुए अपनी बर्थ की तरफ भागा। देखा तो वो को पैसेंजर इत्मीनान से अपनी बर्थ पर सो रहा है। मैंने घबराहट में उसे जगाया। वो बोला, अरे क्या हुआ? इतना मासूम लग रहा था वो, जैसे कुछ जानता ही ना हो। मैंने कहा, आप यहाँ भी और टॉयलेट में भी? वो बड़ी अजीब सी हंसी हंसा और बोला, मैं कितने रूप में कहीं पर भी रह सकता हूँ। घबराहट के मारे मैं पसीने से तरबतर हो गया। ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर जान बाकी ही नहीं है, जैसे मेरे प्राण निकल गए हैं। वो बोला, तुम्हें भूतों पर विश्वास था ना? तुम्हें तुम्हारे विश्वास का प्रमाण देना था। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही हम भूत पिशाच लोगों का अस्तित्व है। इतना कहकर वो मेरी आंखों के सामने से अचानक गायब हो गया। मैं डर के मारे शॉक्ड और जैसे मेरी जान निकल गई हो सामने की बर्थ पर बैठा हुआ था। तभी केबिन के अंदर टीटी आया। उसका चेहरा देखकर मुझे बेहोशी छाने लगी, क्योंकि ये वही वो पैसेंजर था मेरा, और वो टिकट चेक कर मुस्कुराता हुआ चला गया। पीछे मत मुड़ना, वरना तुम्हारी मौत तय है। मैं आपको एक किस्सा बताने जा रहा हूँ। वो इससे ज़रा हटके है। दोस्तों, एक रात मैं अपने गांव से अपने दोस्त अवधेश के साथ अंधेरी रात में खेत के रास्ते बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। तो मेरे मित्र ने कहा, दोस्त थोड़ा जल्दी चलो, इस खेत के अगले 2 खेतों तक थोड़ी समस्या है। तो मैंने पूछा कि क्या बात है? तो उसने बात को टाल दिया, लेकिन मेरे ज़्यादा दबाव डालने पर उसने पूरा किस्सा सुनाया। बहुत साल पहले
अपने गांव से रात को इन्हीं खेतों से एक आदमी गुजर रहा था। रास्ते में वो पेशाब करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसके बाद वो जैसे ही थोड़ा चला, उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। तो उसने सोचा कि रात को पहरा देने वाले का बच्चा होगा, लेकिन तभी याद आया कि खेत तो रामेश्वर का काका है, जो 3 साल पहले यहाँ फांसी लगाकर मर गया था। वो आदमी सहमे हुए कदमों से आगे बढ़ता रहा और उसके दिमाग में उन लोगों की बातें याद आईं कि इस खेत से गुजरते वक्त रात को कभी पीछे मत मुड़ना, कोई रास्ता पूछे तो उसके आंखों और पाँव को मत देखना, कोई कितना भी बोले मत सुनना। ये सब बातें दिमाग में सोचने से उस आदमी की हालत बहुत बुरी हो गई और सोचने लगा कि उसने यहाँ आने से पहले ये सब क्यों नहीं सोचा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता वैसे वैसे बच्चे की आवाज़ और तेज़ होती जाती और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके साथ ही चल रहा हो। तभी अचानक उसने देखा कि एक पेड़ से बंधे झूले में बच्चा लेट कर रो रहा है। तो उसने डरते हुए आवाज़ लगाई कि ये बच्चा किसका है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो डर के मारे आगे बढ़ गया, लेकिन बच्चे की किलकारी सुनकर उससे रहा नहीं गया। उसने पीछे मुड़कर देख ही लिया तो उसने देखा वो बच्चा झूले में उसके पीछे पड़ा था। रहम के मारे उसने उस बच्चे को गोद में उठाकर भागने लगा। थोड़ी देर बाद वो बच्चा उसे और भारी लगने लगा और भारी लगने लगा और भारी, और देखकर चौंक गया कि उसके पैर लंबे होकर जमीन को छूने वाले थे। उसने घबराकर बच्चे को गोद से गिरा दिया। जैसे ही वो बच्चा गोद से गिरा तो वो बच्चा बड़े आदमी की तरह जोर से हंसने लगा और हंसकर बोला, तू आज तो बच गया। अगर मेरे पैर जमीन छू लेते तो तुझे आज यहाँ कोई नहीं बचा सकता था, तेरी मौत तय थी। ये कहते ही वो बच्चा गायब हो गया। वो इंसान गिरते पड़ते घर तक पहुंचा और घर पहुंचते ही बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों को ये सारी कहानी बताई। जैसे ही मैंने ये किस्सा सुना तो घबराहट के मारे बिना पीछे मुड़े ऐसे जोर से भागा और कभी उस प्रेत बाधित खेत से रात को नहीं गुजरा। भूतनी का खूनी बदला। ये कहानी मैंने अपने गांव के ही एक बुजुर्ग से सुनी थी जो कोलकाता में काम करते थे। एक बार की बात है कि कुछ अंग्रेज शिकारी भारत के किसी जंगल में शिकार पर गए। वो जंगल के बाहर एक डाक बंगला था, पर उसमें पहले से कोई बड़ा अंग्रेज अधिकारी रुका हुआ था, इसलिए इन अंग्रेज शिकारियों को जंगल के बीच बने एक पुराने डाक बंगले में रुकना पड़ा। इस डाक बंगले का रखवाला अपने परिवार के साथ रहता था और डाक बंगले में रुकने वाले लोगों की सेवा करता था। इस रखवाले के परिवार में उसकी बीवी और एक 14-15 साल की उसकी एक अकेली लड़की थी। एक शाम जब अंग्रेज शिकारी शिकार करके वापस डाक बंगले पर आए तो नहा धोकर पीने बैठ गए। पीने के बाद उन्हें इतनी चढ़ गई कि वो लोग पूरी तरह से बहक गए और उस रखवाले को गोली मारने के बाद उसकी बीवी और बच्ची को नोच डाले। इन पापियों को नशे में कुछ भी पता नहीं चला और नोचने के बाद उन दोनों को भी गोलियों से भून डाला। तीनों की लाशें डाक बंगले के पीछे दफना दी गईं। ये बात आई गई रह गई, अंदर ही अंदर दब गई। अंग्रेजों ने फिर कुछ दिनों के बाद वहाँ एक कैलाश नाम का नया सेवक रख दिया। किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि इस पुराने डाक बंगले का पुराना सेवक और उसका परिवार कहाँ चला गया। एक बार की बात है कि नया नौकर कैलाश रात को गेट बंद करके सोया हुआ था। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई क्योंकि उसे लगा कि दरवाजे पर कोई रो रहा है। उसने एक हाथ में लाठी उठाई और दूसरे में लालटेन और दरवाजे पर आकर आवाज़ लगाई, कौन है? इतनी रात हो गई, कौन है दरवाजे पे जो रो रहा है? उसने देखा कि एक किशोरी दरवाजे पर बैठी रो रही है। कैलाश उस किशोरी के पास गया, उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटी रो मत, अंदर चल। फिर उस किशोरी के अंदर आने पर कैलाश ने उसे पीने के लिए पानी आगे बढ़ाते हुए पूछा,
कि बेटी तुम कौन हो और इतनी रात को अकेले इस जंगल में क्यों भटक रही हो। कैलाश की इतनी बातें सुनते ही वो किशोरी और तेज से रो पड़ी। कुछ समय तक तेज तेज रोने के बाद वो थोड़ा शांत हुई और उसने कैलाश को बताया कि वह इस डाक बंगले के पहले नौकर की पुत्री है। फिर उसने ये भी बताया कि कैसे 4-5 अंग्रेज शिकारियों ने उसके पिता को मार डाला और उसके बाद उसकी और उसकी माँ की आबरू को नोच डाला। फिर कैसे उसकी माँ और उसको भी गोलियों से भूनने के बाद डाक बंगले के पीछे दफना दिया। उस किशोरी की इतनी बातें सुनते ही कैलाश पूरी तरह से समझ गया, लेकिन निडरता दिखाते हुए उसने पूछा, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर तू मर गई है तो मेरे सामने कैसे बैठी है? कैलाश की यह बात सुनते ही वो लड़की अचानक गायब हो गई और कैलाश कुछ समझ पाए इससे पहले ही वो उस कमरे की दीवार पर उल्टी टहलती नजर आई। कैलाश ये नज़ारा देखकर पूरी तरह सहम गया। फिर अचानक वो लड़की आकर के कैलाश के सामने बैठते हुए बोली कि काका, आप डरिए मत, मैं आपका कुछ भी बुरा नहीं करूँगी। धीरे धीरे कैलाश का डर ख़त्म होता रहा और उसने अपने मस्तक पर आई पसीने की बूंदों को गमछे से पोंछ डाला। फिर उसी रात को उस लड़की ने वह जगह दिखाई जहां उन तीनों को दफनाया गया था। कैलाश ने कुदाल से खोदकर उन तीनों के अस्थि पंजरों को निकाला। फिर कैलाश ने उस किशोरी से वादा किया कि वो उन अंग्रेज शिकारियों के खिलाफ कोर्ट जाएगा और किशोरी को इंसाफ दिलाकर रहेगा। कैलाश की बातें सुनकर वो किशोरी रोते हुए बोली, काका, आपको कुछ नहीं करना है, बदला तो मैं लूँगी, बस आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। फिर क्या, उस किशोरी के बताए अनुसार कैलाश ने बीमारी का बहाना बनाकर उस डाक बंगले की नौकरी छोड़ दी और उस किशोरी को किए वादे के अनुसार उसके माता पिता की अस्थियों को जला दिया और उन दोनों के नाम पर पूजा पाठ भी करवा दिया। उन दोनों को मुक्ति हो गई, लेकिन लड़की के कहे अनुसार कैलाश ने न लड़की के अस्थि पंजर को जलाया और ना ही उसका क्रियाकर्म किया, क्योंकि किशोरी ने कहा था कि अगर उसके लिए भी कोई पूजा पाठ हो गई तो वो भी इस भूत योनि से मुक्त हो जाएगी और फिर उन दरिद्रों से बदला नहीं ले पाएगी। समय बीतता गया। अब उस डाक बंगले में कोई नया नौकर आने को भी तैयार नहीं होता था, क्योंकि कैलाश वहीं आसपास मंडराता रहता और नए आने वाले नौकर को भूतई कहानी सुनाकर भगा देता। कभी कभी वो किशोरी अपनी भूतई कारनामे से आने वाले नए नौकरों को 9-2-11 कर देती। पर उस बंगले पर शिकारियों का आना कम नहीं हुआ। वो आते और खुद ही अपनी व्यवस्था करते, पर जो अब आता वो वापस नहीं जाता, क्योंकि उस डाक बंगले में ठहरने वाला हर अंग्रेज शिकारी उस लड़की का शिकार हो जाता। कभी कभी तो ऐसा होता कि लड़की किसी अंग्रेज शिकार को अपनी लटकों झटकों में फंसाकर उस डाक बंगले में लाती और रात को अपने असली रूप में आ जाती और डराकर उस अंग्रेज को मार डालती और उसका खून पी जाती। ये सब चलता रहा और उस डाक बंगले में मरने वाले अंग्रेज शिकारियों की मौत रहस्य ही बनी रह गई। अंग्रेज अधिकारियों के लाख कोशिश के बावजूद ना हत्यारा पकड़ में आता और ना ही मरने वाले अंग्रेज शिकारियों अधिकारियों की मौत का कारण पता चलता। धीरे धीरे ये खबर आसपास के क्षेत्रों में अंग्रेज शिकारियों आदि में फैल गई कि पुराने डाक बंगले में रुकने वाले हर शिकारी की रात तो होती है, पर वो दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाता। 2-3 साल हो गए, अब वो डाक बंगला खंडहर हो गया, क्योंकि अब किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो वहाँ पे ठहरे। आखिर किसको अपनी जान की परवाह नहीं होती। पर वह किशोरी भूतनी जो अब युवती बन गई थी, उसी डाक बंगले में रहकर अपने हत्यारों का इंतजार करती रही। दिन में उधर आने जाने वाले लोगों को उसका एहसास होता, क्योंकि वो बराबर रोती रहती थी पर किसी को दिखाई नहीं देती थी। एक बार की बात है, वो भूतनी उस जंगल में रह रहे एक युवा भूत और युवा भूतनी के संपर्क में आई। ये दोनों आदिवासी थे और जंगल में लकड़ी काटते समय किसी अंग्रेज शिकारी के शिकार बन गए। युवा भूतनी उन दोनों को लेकर शहर की तरफ निकल गई। युवा भूतनी उन दोनों भूत भूतनियों के साथ शहर में घूमकर अपने हत्यारों की तलाश करती रही। 2-3 दिन की मेहनत के बाद वो अपने हत्यारों को पहचान गई। एक दिन वो शाम के समय खूब खूबसूरत युवती बनकर
उनमें से एक हत्यारे अंग्रेज शिकारी के घर पर गई। घर पर उस अंग्रेज के सिवा कोई नहीं था। फिर उसने खूब लटके झटके दिखाए। उस अंग्रेज को अपनी सुंदरता में फंसा लिया। रूप लुभावना हो तो अच्छों को फंसते देर नहीं लगती। योजना के अनुसार वो दूसरे दिन भी उस अंग्रेज से मिली। फिर उसे पूरी तरह विश्वास में लेने के बाद एक दिन कहा कि क्यों नहीं हम शिकार पर चलें। अंग्रेज ने कहा कि अच्छी बात है, मेरे कुछ मित्र शिकारी हैं, उन्हें भी लेकर चलते हैं। फिर क्या था, उस युवती भूतनी ने उस अंग्रेज से कहा कि मेरी एक और सहेली है, वो भी बहुत खूबसूरत है और शिकार पर जाना पसंद करेगी। फिर दूसरे दिन उस भूतनी ने अपने साथ आए हुए दूसरी भूतनी से उस अंग्रेज शिकारी को मिलवाया। अब तो अंग्रेज पूरी तरह उस भूतनी के माया जाल रूप जाल में फंस चुका था। एक दिन सुबह सुबह वह अपने उन्हीं पुराने दोस्तों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। दिन भर शिकार करते रहे, खूब मौज मस्ती भी की। शाम होने को आई तो अंग्रेज शिकारियों ने कहा कि अब सूरज ढलने वाला है, क्यों ना हम लोग वापस शहर लौट चलें। अंग्रेज की बात सुनकर उस युवा भूतनी ने कहा कि ना, आज रात हम लोग यहीं ठहरकर जंगल का आनंद उठाते हैं। पर एक अंग्रेज शिकारी ने कहा, हमने पहले से डाक बंगला तो बुक किया नहीं है, फिर ठहरेंगे कहाँ। फिर क्या था, वो युवा भूतनी मुस्कुराई और बोली कि इसी जंगल में दूसरी ओर मेरे एक और मित्र आदिवासी की कुटिया है, हम रात वहीं बिताएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। अब हुआ यूं कि उस युवा भूतनी की योजना के अनुसार देखते ही देखते उसके मित्र युवा भूत ने एक मड़ई तैयार कर ली थी। उसमें ऐशो आराम की सारी चीज़ें भी लगवा दी थी। उन दोनों युवा भूतनी के साथ ये अंग्रेज उस मड़ई में पहुंचे। इन अंग्रेज शिकारियों को उस मड़ई की दशा देखकर अजीब लगा, क्योंकि उस मड़ई में महलों जैसे बड़े बड़े होटलों जैसी व्यवस्थाएं थीं। रात को पार्टी शुरू हुई और उसके साथ ही अंग्रेज अधिकारियों की सिट्टी पुट्टी गुम हो गई, क्योंकि पहले तो उन दोनों युवा भूतनी, जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी, अचानक बहुत ही डरावनी रूप बना ली। ऐसा रूप जिसे देखते ही अच्छों की पैंट गीली हो जाए। फिर क्या था, उन भूतनियों ने गिलास में खून भर के लाकर उन अंग्रेजों को पिलाना शुरू कर दिया। किसी अंग्रेज की हिम्मत नहीं थी कि वह मना कर दे, क्योंकि सब के सब पूरी तरह से डरे हुए थे और कांप रहे थे। अचानक आदिवासी युवा भी विकराल रूप में आ गया और अचानक उछलकर पास के एक मोटे पेड़ की मोटी शाखा को उछालकर इतना जोर से खींचा कि चर की आवाज़ के साथ वो मोटी शाखा टूट गई। उसके बाद वो विकराल भूत उन अंग्रेज शिकारियों में से एक को पकड़कर पैर के नीचे दबाकर देखते ही देखते चीर दिया और उसके खून को पीने लगा। उसका खून पीता देख दोनों भूतनियों ने लंबी लंबी विकराल जीभ निकालते हुए खून पीने में उसका साथ देने लगी। साथ ही अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसका शरीर जगह जगह से चीरने और फाड़ने लगी। उस युवा भूतनी ने तो इतनी भयानक आवाज़ निकाली और दौड़कर एक दूसरे अंग्रेज शिकारी के पास जा पहुंची। उसकी आंखों में अपने विकराल भयावह भाले जैसे नाखून को डालकर उसकी दोनों आंखें निकाल कर खा गई। इसके बाद उन तीनों भूतनी और भूत ने एक एक करके सभी अंग्रेज शिकारियों को मार डाला। दूसरे दिन उन अंग्रेजों की खोज में गए अंग्रेज अधिकारियों की भी ऐसी ही लाशें मिली, जो देखने में बहुत ही भयानक लग रही थीं। उनको ऐसे नोचा गया था, लगता था कि ये किसी मनुष्य या जानवर का काम नहीं हो सकता। कैलाश को सब कुछ पता था, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन समय निकालकर चुपके से कैलाश ने उस युवा भूतनी के कंकाल को भी जला दिया और उसकी मुक्ति के लिए भी एक पूजा करवा दी। दोस्तों, ये एक काल्पनिक कहानी थी, लेकिन हकीकत भी हो सकती है उन लोगों के लिए जो अपनी शक्ति संबंधों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए गलत कामों को अंजाम देते हैं और उन्हें लगता है कि कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। हमेशा वैसा ही काम करें जैसा आप दूसरों से अपने तथा अपनों के प्रति चाहते हैं। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी ही कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहते हैं। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।
और वो चैनल आप सबके मंगल में होने की कामना करता है। धन्यवाद।